Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantul Mandaria. Welcome you all to the particular subject that is called as MCS, Multidisciplinary Case Study CS Professional Group 3 Open Book New Syllabus. So जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के अमेंडमेंट्स के बारे में। आई थिंक प्रीवियस कुछ क्लासेस से आप वही अमेंडमेंट्स देख रहे हैं और आपको ये भी पता है कि दिसंबर 2021 में सारे ही सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट हैं और सारे ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ तो सारे ही सब्जेक्ट्स में कवर भी करूँगा। तो आज की जो बात है वो चैप्टर 5 से स्टार्ट होगी बिकॉज इसके पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे हमारे हो चुके हैं और चैप्टर का नाम जैसे आप देख ही रहे हैं कंपटीशन लॉ कंपटीशन एक्ट। आपने ये पढ़ा ही है और एंटी कम्पिटिटिव है, बिड रेजिंग है या डोमिनेंस है। आई थिंक ये कुछ ऐसे बड़े कॉमन वर्ड्स हैं यहाँ पे जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक केस लॉ हम देखेंगे और लंबा है केस लॉ, ये थोड़ा बड़ा है केस लॉ, बट इन द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि बहुत सिंपल केस है, बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द केस दैट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द 14th ऑफ द 7th 2021, तो 14 जुलाई 2021, मीरू ट्रैवल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिसीजन दिया गया है। हमेशा की तरह आप जानते हैं कि इससे पहले मैं जो केस है उसकी स्टार्टिंग करूं, डिटेल्स में जाएं, एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाऊं, मैं क्या करता हूं उसका एक आपको जिस्ट समझाता हूं जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, उनका फोकल या सेंट्रल पॉइंट है क्या। तो कहते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सेक्शन 4, रेडियो टैक्सी सर्विसेज बिलो कॉस्ट प्राइसिंग बाय ऊबर वेदर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस हेल्ड एज नो। आई थिंक इस लाइन के बेसिस पे थोड़ा सा मुझे समझाने की ज़रूरत है, इससे पहले आप कोई ओपिनियन बनाएं अपने माइंड में इस चीज़ को लेके। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ऊबर ओला ये सब जो कल्चर है, कैब्स का कल्चर है, ये बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। ये इनकी शुरुआत कुछ 2013-14 इस समय के आसपास से होती है और उससे पहले आप जब एयरपोर्ट से आते थे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आते थे, तो आज भी और उस समय भी आपने देखा होगा वहाँ पे काली पीली टैक्सी बोलते हैं उसको, ब्लैक और येलो रंग का उसमें थोड़ा सा रहता है, वो टैक्सीज आपको दिखती थी वहाँ पे। आज भी वैसे ही है, वो भी टैक्सीज होती हैं। पर जब से ये ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट हुआ तब से लोगों ने इस पे बुक करना स्टार्ट कर दिया, ऊबर पे और ओला पे और इन सर्विसेज पे। तो जो मीरू कैब्स है जिसने केस फाइल किया है, सो मीरू कैब्स वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिल्ली एनसीआर। क्योंकि जब भी हम कंपटीशन एक्ट के तौर पे बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट मार्केट या रिलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट को ढूंढना ज़रूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम कंपटीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे अब्यूज़ और डोमिनेंस का चार्ज लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे वो दिल्ली एनसीआर है। तो यहाँ पे मीरू ट्रैवल्स जो है, मेरू ट्रैवल्स जो है, उनका ये कहना है कि जो ऊबर है वो एक तरीके से डीप पॉकेट्स हैं, क्योंकि ऊबर सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के अंदर अगर 200 कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, तो अबाउट 150 प्लस कंट्रीज़ में ऊबर जो है वो बिज़नेस करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मल्टी नेशनल जाइंट है। तो यहाँ पे जो इशू है वो बेसिकली इस बात का है कि ऊबर जो है वो बिलो प्राइसिंग पे लोगों को राइड्स ऑफर कर रहा है, ड्राइवर्स को बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहा है। तो ज़्यादा लोग यानी जो कंज्यूमर है जैसे कि मैं और आप जिनको टैक्सी सर्विसेज चाहिए वो ऊबर से टैक्सी लेते हैं, यानी ऊबर से टैक्सी बुक करते हैं और ड्राइवर्स भी ज़्यादा उन्हीं की तरफ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ऊबर उन्हें पैसा दे रहा है। तो इसको लेके मीरू ट्रैवल्स का कहना है कि भाई ये गलत है, क्योंकि ऊबर तो दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करता है तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अब्यूज़ कर रहा है अपनी पावर्स का। और आपको भी अगर याद हो जब ये सब लॉन्च हुआ था तो आपको याद होगा कितनी ऑफर्स आते थे आपके फ़ोन पे, ऐप पे, फ्री राइड्स के। शायद आपको याद हो, फ्री राइड्स के ऑफर आते थे कि पहली राइड आपकी फ्री होगी। तो बहुत बार लोग एक नंबर से एक राइड लेते थे, दूसरे नंबर से दूसरी राइड लेते थे और सच में फ्री होती थी। मतलब आ, मुझे याद है मेरे ऑफिस में एक बार किसी ने मुझे बताया था कि मैं फ़लाना जगह से फ़लाना गया, दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, और उसमें कोई पैसा नहीं लगा। तो मुझे भी बहुत अलग सा लगा था उस समय कि ये सच कह रहा है कि ऐसा होता है। बट वो कहता था कि ऐसा ही हुआ है, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर विच वॉज अबाउट 50 किलोमीटर्स, तो एक भी पैसा उसको नहीं देना पड़ा क्योंकि फर्स्ट राइड एकदम फ्री थी। तो ये, और उस समय मीरू और ये सब कैब्स वाले जो थे ये तो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो पहले ये समय था। उसके बाद एक और समय आया जब इन्होंने वो सब फ्री राइड्स बंद कर दी और आपको कहा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऊबर के नेटवर्क पे लेके आते हैं, उनसे ऐप हमारा डाउनलोड करवाते हैं, तो आपको और उनको या वो जिस तरीके से 20%, 10%, वॉट एवर कोई कोड वगैरह देंगे उससे आपको उतना ऑफ मिल जाएगा आपकी राइड्स पे। वो भी एक समय था। अब आज का भी एक समय है जहाँ पे ना डिस्काउंट आपको मिलता है
ना आपके दोस्तों को मिलता है, आप अगर उन्हें डाउनलोड भी करवाते हैं, मतलब अगर मिलता भी होगा आप कहें नहीं सर मुझे तो मिला है, तो वो बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। ठीक है, तो ऊबर गरीब नहीं हुआ है, बस ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो इस पूरे केस में समझाया गया। मेरी किसी भी बात को जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, उसको ऐसे ना लेंगे मैं अपने मन से वो चीज़ कह रहा हूँ, वो सब यहीं लिखी है, बट पहले मैं उसको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए इस केस के अंदर, क्या आपका इंटरेस्ट बन जाए, और देर आफ्टर ही एक फाउंडेशन तैयार करने के बाद हम उस केस के बारे में बात करें। तो ये सब जो है ऊबर ने किया, तो मीरू ट्रैवल्स का कहना था कि ये गलत है, उसकी वजह से मीरू ट्रैवल्स को लॉस हो रहा है। तो जब इसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह करी गई तो पाया कंपटीशन कमीशन ने कि हाँ ऐसा किया है, मतलब ऐसा हुआ है, अब्यूज़ और डोमिनेंस नहीं हुआ, ऊबर ने ऐसा किया है जैसा ये बताया गया है। पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये एक बिजनेस नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी है। जैसे आज रिलायंस जियो का, जैसे जियो फ़ोन आए थे, सॉरी जियो का जब ये लॉन्च हुआ था नेटवर्क, तो उस आपने एमसीएस में शायद उसका भी केस पढ़ा होगा, पहले हुआ करता था, पता नहीं अब आपने, अगर आप अभी अभी इनरोल हुए हैं प्रोफेशनल में तो शायद वो नहीं पढ़ा होगा, बट वो एक जियो का केस भी था जहाँ पे एयरटेल ने, वोडाफोन ने जियो के ऊपर केस किया था कि ये डोमिनेंस कर रहे हैं, और प्रूव नहीं हो पाया था कि ये डोमिनेंस है। अब वो एक बात पीछे चली गई, अब जियो ने एक जियो मार्ट करके ऐप निकाला है, मतलब ग्रोसरी टाइप का, उसमें आप देखिए एक से एक ऑफर, जनरल मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा बट समझा रहा हूँ, एक से एक ऑफर रहते हैं। मतलब अभी क्या ऑफर था उसके अंदर की शुगर जैसे है, ये आता रहता है हर जगह ऑफर, बट वहाँ पे था कि शायद 9 रुपीज़ kg है, मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 40-50 रुपये से कम आपको मिलने ही नहीं वाली, और वहाँ पे 9 रुपये आपको किलो मिल रही थी। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब इतना सस्ता तो उन्हें पड़ नहीं सकता, भले वो बल्क परचेज भी करें, तो आखिरकार ये है क्या। ये पूरी स्ट्रैटेजी चलती है कस्टमर या नेटवर्क बेस बनाने पे। सबसे पहले कंपनीज लॉसेस बियर करती हैं और वो अपना कस्टमर बेस को बड़ा करती हैं, और धीरे 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 वो स्कीम्स को कम करते हैं, क्योंकि एक बार कस्टमर जुड़ गया और अगर उसको आपकी सर्विस अच्छी लगी है तो वो वहीं पे रहेगा, तो आप उससे बाद में प्रॉफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। इनिशियली वो प्रॉफिट कस्टमर का प्रॉफिट होगा, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रॉफिट होगा। यही स्ट्रैटेजी हर बिजनेस अडॉप्ट आजकल कर रहा है, जो फ्री वाला चल रहा है वो यही सब है। तो यही सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। फाइनली ऊबर का डोमिनेंस तो प्रूव नहीं हो पाया, बट आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया, और इन्हीं बातों के ऊपर डोमिनेंस नहीं हुआ क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और इवन ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ तक कह दिया कि मीरू कैब्स को इतनी दिक्कत क्यों है। ओला भी तो यही काम कर रहा है, ओला भी तो इसी मार्केट में काम, ओला कैब्स तो सुना होगा आपने, तो वो भी तो इसी मार्केट में काम कर रहा है, उसको तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैब्स के ये मॉडल्स हैं ना, मतलब इन द सेंस ये जो कैब बुकिंग मॉडल्स हैं कि कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के हैं। ओला कह रहा हूँ ओला एंड ऊबर जो है वो बेसिकली इस पे काम करते हैं जनरली कि उनकी खुद की कोई टैक्सी या कैब्स नहीं होती हैं। जनरली वो क्या करते हैं, ड्राइवर्स को अटैच करते हैं अपने नेटवर्क के साथ, तो गाड़ी भी ड्राइवर की है जो चला रहा है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है, बस उसको राइड्स देते हैं और उस पर कुछ कमीशन खुद लेते हैं और मेजॉरिटी ड्राइवर्स को देते हैं, यही तो रहता है। जबकि मीरू कैब्स का थोड़ा अलग फंडा था, उनका बिजनेस का ये कि मीरू कैब्स जो थी उन्हीं की ही गाड़ियाँ थी, और वो ड्राइवर्स को रखते थे गाड़ियाँ चलाने के लिए, जो कि शायद उन्हें एक्सपेंसिव एक समय के बाद पड़ने लगा था। तो ये वजह एक्चुअली यहाँ पे दी गई है। आइए देखते हैं क्या है। So कहते हैं मीरू द इन्फॉर्मेंट इज एंगेज इन द रेडियो टैक्सी सर्विस बिजनेस इन इंडिया टू प्रोवाइड रेडियो टैक्सी सर्विसेज अंडर द बैनर मीरू, और मीरू जिनी, मीरू फ्लेक्सी, ये अलग अलग नाम है, जैसे कि ओला, इसमें ऊबर में सब जगह होगा ना, ऊबर गो, ऊबर एक्स, अलग अलग तरीके के, इन 21 मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर ही जो है हमारा वो रेलिवेंट जोग्राफिकल लोकेशन है इस केस के लिए। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन इंडिया, तो मीरू जो है वो 2007 में उसने शुरू किया विद सेल्फ ओन्ड कार्स, ये ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इनकी खुद की, इनके पास मान लो मीरू कैब्स ने 100 गाड़ियां खरीद ली अपने पैसे से, और उसके बाद ड्राइवर्स रखे इसको चलाने के लिए, जबकि ओला और उबर इस बेसिस पे बिजनेस करते ही नहीं है, हार्डली होगा तो होगा। उनका कंसेप्ट ये है कि वो ड्राइवर्स को बोलते हैं भाई तुम्हारे पास गाड़ी है तो चलो हमारे नेटवर्क से तुम अटैच कर सकते हो, उनका कंसेप्ट ये है। जबकि मीरू का आप देख रहे हैं कि इन्होंने खुद अपने पैसों से गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो बट 2012 में इट स्टार्टेड ऑफरिंग इट सर्विस थ्रू एग्रीगेशन मॉडल एज वेल, तो पहले ऑफलाइन ही होता था, बट 2012 से जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हुआ ये ऑनलाइन चीज़ें शुरू होगी। मुझे याद है एक बार भी एक्चुअली पहले क्या होता था, पता नहीं आपको वो समय याद है कि नहीं, ये ऑनलाइन कैब्स बुक नहीं होती थी, मतलब हमें कॉल करना पड़ता, इन सभी के, मतलब ये कब की बात बता रहा हूँ, 2014-15 ऐसे कुछ रहा होगा। तो कैब्स क्या होता था, फ़ोन करना पड़ता था वहाँ पे कस्टमर केयर में, वो फ़ोन उठाते थे, फिर वो आपकी बुकिंग करते थे, तो वो सब पहले ये सब सिस्टम चलता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ईजिली एक्सेसिबल होती गई, इंटरनेट आपने देखा होगा, ये जो ऐप्स होते हैं इनके
ये आपको एक नॉर्मल वर्जन पे मिलता है और एक लाइट वर्जन मिलता है कि अगर नेटवर्क कम है तो जैसे ऊबर लाइट करके, मतलब फेसबुक लाइट आपने सुना होगा, मतलब फेसबुक का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं, बट बता रहा हूँ आपको कि इस नज़रिए से भी बनाए जाते हैं कि कम नेटवर्क में भी आपको ये मदद कर सकें या फिर इनसे बुकिंग हो सके। तो खैर जो मीरू कैब्स है उसने 2007 से काम करना शुरू किया, 2012 में वो भी ऑनलाइन आ गया और उसने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह शुरू कर दी। ओपी यानी अपोजिट पार्टी उबर ग्रुप एंटर इनटू इंडियन रेडियो टैक्सी सर्विस मार्केट इन 2013 एंड स्टार्टेड ऑपरेशन इन दिल्ली एनसीआर इन December 2013 wherein it offered service under 3 different brands namely Uber Black, Uber X and Uber Go। तो तीन उन्होंने जैसे कि मीरू के नाम से वैसे ही उबर के नाम भी थे। The main grievance of the informant is with regard to the alleged below cost pricing adopted by Uber। The informant has alleged that the said allegation can be looked into both under section 3 subsection 4 under section 4 as well। तो कंपटीशन एक्ट के अंदर अगर सबसे कोई दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है और रहना चाहिए, वो बेसिकली वही हैं जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 है या सेक्शन 4 है। तो इन दैट केस यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है कि जो सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 4 या सेक्शन 4 जो है उसके बारे में बात करते हुए यही बताया गया है कि एंटी कम्पिटिटिव जो होता है, डोमिनेंस की बात जो होती है वो इन्हीं सेक्शंस के अंदर लिखी है। तो यही इल्ज़ाम लग रहा है मीरू की तरफ से कि जो ऊबर है वो बेसिकली अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ कर रहा है और एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स एंटर कर रहा है, जहाँ पे वो ये कह रहा है, ये इल्ज़ाम है, ये प्रूव नहीं हुआ अभी, कि ड्राइवर्स को अपने साथ एंगेज कर रहा है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे और किसी और के साथ नहीं तो हम तुम्हें ज़्यादा कमीशन देंगे, ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे। और ये सच भी है, मतलब कुछ हद तक अगर आप ग्राउंड रियलिटी पढ़ें और समझें, किसी भी कैब में आप जब जाएं तो आप उनसे बात करिए जो कैब चला रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि जब ये सब आए थे तो उस समय वो कितना कमा रहे थे और आज वो इनकम उनकी कितनी कम हो गई। मतलब पहले कम एफर्ट्स में ज़्यादा कमाई हो जाती थी, आज ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है बट शायद उतनी कमाई फिर भी नहीं हो पाती है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। Reliance has been placed on the prima facie order passed by Delhi Vyapar Mahasangh case as well as the interim order passed in the MMT case। तो ऑल इन ऑल बेसिकली बात सिर्फ यहाँ पे यही है कि मीरू कैब्स जो है वो मानता है कि ऊबर अपना प्राइस को लेके जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे कर रहा है, एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहा है। और जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए हैं उसके सपोर्ट में मीरू कैब्स ये भी कहता है कि दिल्ली जो व्यापार मीन्स बिजनेस, तो दिल्ली व्यापार जो महासंघ है उसने भी ये माना है कि जो ऊबर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पे मीरू कैब्स जो है वो अपना एक बैकिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कहता है कि सिर्फ मुझे ही दिक्कत नहीं है, दूसरों को भी दिक्कत है और दूसरे भी यही मानते हैं कि ऊबर गलत कर रहा है। ये उनका अभी तक कहना है, बट अभी सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं, एविडेंस एज सच आप देखिए कोई नहीं आया, सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं। और लॉ में इल्ज़ाम के भरोसे तो कुछ चलता नहीं है, एलिगेशंस के भरोसे कुछ चलता नहीं है, एविडेंस देना पड़ता है जैसा कि आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। So based on the discussion, the commission find that the relevant market in the present case is the market for radio taxi in Delhi NCR। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई में क्या चलता है, कलकत्ता में क्या है, कोलकाता में क्या है या कहीं और क्या है, वो भी मेट्रोज हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पूरे केस का वो सारा का सारा इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है फर्दर। कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी मार्केट नेटवर्क इफेक्ट प्लेज अ पिवटेड, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल। नेटवर्क इफेक्ट्स डिपेंड हेविली ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग ज्वाइनिंग द नेटवर्क। तो जो बात यहाँ पे कही गई है वो यही कि भाई नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दो तरीके से नेटवर्क चलता है। एक नेटवर्क वो लोगों का है जो कि कैब्स बुक कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं मेरे और आप जैसे, और एक वो हैं जो कैब्स को ड्राइव करेंगे। क्योंकि आप देखिए बहुत बार आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं कि भाई हम कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे सभी लोगों को, आप हमारा ऐप डाउनलोड करो और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड करते हैं, कैब ही नहीं दिखती आपको, बुक हो भी जाती है तो बहुत देर से आती है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो फिर बंदा क्या करता है, कहता है कि छोड़ो रहने दो, मैं वही ऊबर या ओला वाला यूज़ करूँगा कि एटलीस्ट वो टाइम पे आते हैं, उनका नेटवर्क ज़्यादा है, कहीं से भी कैब मिल जाएगी उस ऐप से। होता है कि नहीं, बहुत बार एक ऐप पे आपको नहीं दिख रही होती तो आप बोलते हैं कि भाई ओला बंद करो, ऊबर से देखो बुक होती है कि नहीं, ऊबर बंद करो, ओला से बुक हो जाए, क्या पता। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे इससे एज अ कंज्यूमर मतलब ही नहीं है कि मैं ओला की गाड़ी में बैठ रहा हूँ कि ऊबर, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स तो ऐसे होते हैं जो ओला और ऊबर दोनों में ही चलाते हैं, अभी ऊबर में चला रहे कल ओला में चला लेंगे।
तो आई थिंक वही बात यहाँ पे कही गई। तो कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स डिपेंड हेविली ऑन द नंबर ऑफ द प्लेयर्स पार्टिसिपेंट्स ज्वाइनिंग द नेटवर्क ऑन ईच साइड, दैट इज in case of taxi or cab aggregators, the network effects depends upon the drivers and the riders joining the network. तो drivers and riders, अगर riders बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लोग ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे कैब से, तो नॉर्मल सी बात है कंपनी क्या करेगी, कवरेज बढ़ाएगी, ज़्यादा ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। So more riders means, देखो लिखा है more riders means more demand scatter across a geographical region owing to high density of the riders, leading to more ride requests on a particular platform as compared to its competitors, which in turn lead to the requirement of more drivers to such serve riders. तो सिंपल सी बात है, अगर एक ऐप जो है वो सस्ता है, मतलब क्या कि उससे कैब बुक करने पे मुझे सस्ती कैब मिलती है, बट ये उनका कहना है, बट रियलिटी ये है कि अगर मैं ऐप डाउनलोड करता हूँ, मतलब ढूंढता हूँ, तो मुझे कैब ही नहीं दिखती उसके अंदर, बुक तो दूर की बात है। तो मैं सस्ता और महंगा क्या करूँगा, जब बुक ही नहीं हो रही तो महंगा और सस्ता क्या करूँगा। दूसरी तरफ ऊबर है जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम रहता है, बट कैब तुरंत मिल जाती है। तो फ़र्क पड़ता है ना दोनों बातों का, मतलब डिस्काउंट लेके क्या लॉजिक क्या है डिस्काउंट का या ऑफर का, जब वो चीज़ ही मुझे नहीं मिल रही, कैब बुक होगी मैं पहुँचूंगा तो डिस्काउंट की बात आएगी, क्योंकि फेयर मुझे तब देना है, बुक ही नहीं हो रही कैब तो क्या मतलब है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कितने राइडर्स हैं और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके हिसाब से नेटवर्क बढ़ाया जाता है। अभी जो CCI है वो मेन बात पे आया नहीं है, पहले वो एक फाउंडेशन रेज कर रहा है कैसे है क्या है, अभी मेन बात शुरू होगी। More drivers improve the service in terms of the pickup and the geographical coverage for riders, thus attracting more riders, which in turn attract more drivers. Such increased number of riders through limited platforms also generate efficiencies through higher utilization rate and lesser idle times for cabs and taxis. तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे दोनों ही साइड से, उतने ड्राइवर्स जुड़ेंगे, और ड्राइवर्स जुड़ेंगे तो नेटवर्क और बड़ा होगा, जल्दी जल्दी आपको राइड्स मिलेंगी और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये सिंपल सी बात है जो आई थिंक केस लॉ है, हम सभी जानते हैं जनरली भी। कहते हैं आगे, it has been the constant endeavor of the commission to promote competition in the market and ensure efficient competitive market. Such endeavor shall not be perceived to ensure a particular number of competitors. What is significant is the strength of the competitive constraint faced by the player in the relevant market. देखिए बहुत बार क्या हो सकता है, कंपटीशन एक्ट के तौर पे अगर आप बात करें, कंपटीशन के तौर पे बात करें, हो सकता है बहुत बार 10 मार्केट में प्लेयर्स हैं बट फिर भी उनमें कंपटीशन नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब वो कम्पीट ही नहीं करते। तो 10 लोग भी होना ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन होगा, और बहुत बार सिर्फ 2 प्लेयर्स मार्केट में होते हैं बट वो आपस में कम्पीट करते रहते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, कितने प्लेयर्स हैं मार्केट में, ये सेकेंडरी फैक्टर है। फैक्टर सबसे पहला ये है कि जितने भी लोग हैं कितना स्ट्रांगली वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव ही कम्पीट करना है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा कंज्यूमर को मिलता है। तो यहाँ पे कमीशन यही कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किस स्ट्रेंथ से वो कंपटीशन को देखते हैं। जैसे कि मैंने 2 कंपनीज हैं ऐसे मानिए, मेरी जो कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट, अब चाहे कैब है चाहे कोई भी है, वो 100 रुपये का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी जो है वो 105 का प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, आसपास ही है प्राइजेस, पर मेरा 100 रुपये अगर प्राइस है, दूसरे का 150 प्राइस है, तो कहाँ है कंपटीशन दोनों के बीच में, मतलब इन सेंस प्राइस का तो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक ऑलमोस्ट 50% महंगा है। कंपटीशन अप्रॉक्सीमेट प्राइस के आसपास होता है। अगर कोई चीज़ 100 की है, कोई चीज़ 150 रुपये की है, तो फिर उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो 100 वाली चीज़ है उसकी अलग एक डिमांड है, एक अलग कैटेगरी है, जो 150 वाली है उसकी अलग कैटेगरी है। कंपटीशन तो तब है जब दोनों एकदम आसपास हों, और फिर उसमें से जो चूज़ है वो किया जाए डिपेंडिंग अपॉन कौन बेस्ट है। तो आई थिंक वो बात यहाँ पे CCI कहना चाहता है। टू कोट फ्रॉम एन अर्लियर डिसीजन, एज लॉन्ग एज there is competition in and from the market satisfying these outcomes, regulatory intervention is not warranted to either protect the existing player or increase the number of players in the market. Towards that end, competition and competition law is not about counting, जो ऊपर मैंने समझाया, not about counting the number of firms in the particular market to determine whether or not the market is competitive. Further, every market is unique with unique number of players that are determined originally by competitive forces. तो बहुत बार क्या होता है कि एक ही लाइन को एक पूरे पैराग्राफ में लिखा जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि भाई 4 लाइनें सर ने पढ़ ली शायद, और मतलब तो बताया नहीं, बट मतलब तो बता ही चुका हूँ मैं। क्या मतलब मैंने बताया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपटीशन जो है वो कितने प्लेयर्स हैं उस फील्ड के अंदर, उस जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि भाई जो लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं वो कितना एग्रेसिव हैं कंपटीशन के लिए। भाई अगर ओला जो है वो एक कैब मुझे 300 रुपये में बुक करके दे रहा है एक्स से वाई जाने की, मतलब एक्स से जहाँ मैं हूँ
वाई जो है मुझे वो डेस्टिनेशन वहाँ तक जाना है, 300 रुपये उस कैब का रेट है। ओला जो है अगर वही चीज़ जो है मुझे 400 में देगा, तो ये आपस में कंपटीशन, मतलब कहने को आप कह दो कुछ भी, बट कहाँ है ये कॉम्पिटिटिव? ये तो फिर दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है, हर कोई फिर शायद ऊबर ही चूज़ करेगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो इतना प्राइसिंग सही ऑफर कर रहा है। कंपटीशन बेसिकली उसका मज़ा तब है जब प्राइजेस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहे और उसके बाद आप चूज़ करते हैं उसके अंदर की बेस्ट क्या है। क्योंकि जो चीज़ महंगी है, सस्ती है, तो आई थिंक शायद बहुत सारे लोग तो प्राइस के बेसिस पे डिटरमाइन कर लेंगे कि भाई ये सस्ता है तो चलो मैं यही ऑप्ट कर लेता हूँ, विदाउट कंसिडरिंग कि 400 जो 100 रुपये एक्स्ट्रा कोई ले रहा है तो उसमें वो क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, ये शायद बहुत सारे लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो मैटर कितने हैं वो सेकेंडरी फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट, बट वो सेकेंडरी है। फ़र्क इस बात से ज़्यादा पड़ता है कि भाई वो कैसे आपस में कम्पीट करते हैं। दे कैन बी नो सर्कोनेसेंट नंबर ऑफ फर्म, सर्कोनेंट मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगर 5 लोग हैं इस फील्ड के अंदर तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और 2 लोग हैं तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है। आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर में मोटे मोटे 3 प्लेयर्स रह गए, वो भी वोडाफोन आइडिया। कब तक है हमें नहीं पता, क्योंकि बीच में तो हो रहा था कि आजकल बंद हो ही जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया है, देन एयरटेल है एंड देन जियो है, ठीक है। बाकी जो भी हैं वो मिसलेनियस में आप डाल दीजिए। मतलब BSNL, चलो मान है BSNL मान लो, BSNL MTNL वो सरकारी है, बट वो प्राइवेट के बारे में बात करें तो ये ले दे के 3 ही प्लेयर्स बचे हैं। और अगर यही आप 4-5 साल पहले देखते तो डोकोमो क्या, यूनिकॉर्न, पता नहीं कितने कौन कौन से थे, एयरसेल, कुछ याद है ऐसे जो कहीं ना कहीं सभी में एक्वायर हो गए, मिल गए, बंद हो गए, यही सब कुछ हुआ। तो 3 प्लेयर्स रह गए। अब आप कहें कि नहीं भाई ये तो 3 प्लेयर्स हैं, ये क्या आपस में कॉम्पीट करेंगे, ये तो गलत है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मार्केट में प्रेजेंट है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपस में वो कैसे कम्पीट कर रहे हैं। यही यहाँ पे CCI का कहना है। दे कैन बी कहते हैं दे कैन बी मार्केट विच मे नॉट बी कॉम्पिटेटिव, देखो वही लिखा है, दे कैन बी मार्केट विच नॉट बी कॉम्पिटेटिव इवन विद लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड इक्वली पॉसिबल दे कैन बी मार्केट विच कैन वर्क परफेक्टली विद फ्यूअर प्लेयर्स constrain the conduct of each other. What is significant is that existing firms are effective enough to constrain the behavior of one another so as to dispute independence abusive conduct by any of them. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कैसे आपस में compete करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है वो कैसे अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर रखते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या अपनी चलाते हैं। क्योंकि अगर वो कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो टैक्सी की सर्विस है या जो भी और कुछ है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन है। अगर वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं कि भाई मैं 300 का दूंगा, मैं 400 का ही दूंगा, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो इसका मतलब कंपटीशन नहीं है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कंपटीशन के अंदर आप जनरल लाइफ में भी देखिए, कंपटीशन के अंदर एक विलिंगनेस रहती है एक दूसरे से जीतने की, ठीक है। बट अगर कंपटीशन है ही नहीं तो फिर कोई विलिंगनेस ही नहीं है, फिर जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो दूसरा कर रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मान ही नहीं रहे बेसिकली। तो पूरी बात का होल सोल मतलब यही है जो मैंने पढ़ा और बता भी दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, कि आप कहेंगे भाई ओला, उबर और ये 3-4 ही हैं तो कहाँ कंपटीशन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है अभी देश की जनसंख्या जो है, जैसे एग्जाम्पल कितना 140 करोड़ के ऊपर बताई जाती है, 100, हाँ ऐसे कुछ बोला जाता है। तो अब देखिए कि उसके अंदर 3 ही मोटे मोटे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, चलो BSNL भी मान लेते हैं, मतलब प्राइवेट नहीं है वो, बट ठीक है 4 हो गए, चलो 4 प्रोवाइडर्स हैं और आप देखिए कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, कनेक्शन है। तो आप ये तो नहीं कह सकते भाई 4 लोग जो हैं ये इतने पूरे इंडिया को टेलीकॉम सर्विस दे रहे हैं तो इनके अंदर कंपटीशन नहीं है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है वो कैसे कम्पीट करते हैं। अब आते हैं इस केस पे, तो कहते हैं view of the foregoing, Uber is not found to be dominant in the relevant market. In the absence of the dominance of Uber, examination of abuse or analysis of the pricing strategy is not warranted as per the provision of the act. तो पूरी बात समझा के ये कह दिया कि Uber, जहाँ तक सवाल इस केस का है, वो डोमिनेंस तो कहीं से उसकी प्रूव नहीं होती है। देखिए कोई किसी चीज़ में अगर जीत रहा है ना, या लेमैन के नज़रिए से आप देखें, जैसे रिलायंस जियो आया, तो अगर आप एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करेंगे तो आप यही कहेंगे कि भाई रिलायंस को पैसे की तो कमी नहीं है। तो इसलिए रिलायंस की वजह से, और बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा भी है कि रिलायंस जियो की वजह से बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स, ये जो प्लेयर्स है वो ख़त्म हो गए। और ये सच भी है, क्योंकि उसने इस तरीके की प्राइसिंग ऑफर करे, प्राइसिंग या फ्री में ही ऑफर किया आने, जब जैसी लॉन्च हुआ उसके 1-2 साल, और आज भी उसी की वजह से ही है शायद कि आज जो आप प्लान यूज़ करते हैं, हम सब प्लान यूज़ करते हैं कि 3 महीने का 500-600, ये सब ये उसी की वजह से है। नहीं तो पहले तो 1-1 महीने का इतना देना पड़ता था, है कि नहीं। तो कंज्यूमरिज्म तो जीत रहा है इसके अंदर, बट सवाल फिर ये भी है कि क्या जियो अपने डोमिनेंस दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है।
क्योंकि ट्राई का जो डेटा रिलीज़ हो रहा है ना, जब रिलीज़ होता है आप देखेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लोग लगाते हैं, तो उसमें जनरली जो मुझे याद है कि रिलायंस जियो जो है वो हर बार अबाउट 6 मिलियन यूज़र्स, 4 मिलियन यूज़र्स, 2 मिलियन यूज़र्स नए जोड़ रहा है, जबकि वोडाफोन हर बार इतने ही लॉस में है। मतलब 4 मिलियन यूज़र्स चले गए उसके, 6 मिलियन चले गए, 2 मिलियन चले गए। एयरटेल जो है वो लॉस भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, तो वो एक मीडियोकर पोजीशन पे है, जबकि जियो गेनिंग पे ही है, वोडाफोन लॉस पे ही है इन जनरल। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, बट वही है कि जो जवाब लॉ के हिसाब से दिया जाता है वही मानना पड़ेगा। दिस प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल दो डिस्टिंक्ट कम्पीट्स विद द एसेट बेस्ड मॉडल। देखो क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल और क्या है, एसेट बेस्ड मॉडल। मीरू ये वाला ओन करता है एसेट बेस्ड, अपनी गाड़ियां खुद खरीदता है, जबकि ये लोग जो उबर ओला है ये क्या करते हैं, आप जानते हैं कि ये कैब ड्राइवर के साथ अपने आप को एंगेज करते हैं, जोड़ते हैं, और वो जब तक चाहे अपनी कैब चला सकता है, जितना चलाएगा उतना पैसा कमा लेगा, बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी ड्राइवर की मान लो उसने चालान वालान कट गया तो उबर को इससे कोई लेना देना थोड़े है, मतलब ही नहीं है भाई। वो चालान जो है वो ड्राइवर खुद भरेगा क्योंकि वो चला रहा है, सारी लायबिलिटी उसकी खुद की है, तो ऐसा रहता है। वेयर कैब आर ओन्ड बाय रेडियो टैक्सी ऑपरेटर्स, while radio taxi companies operate under the asset owned model, own the taxi attached to them, the cab aggregator like Ola and Uber heavily rely on their network of driver partners with their own cars. तो driver partners with their own cars, तो ये दोनों इस पे चलते हैं कि गाड़ियाँ ड्राइवर्स की होंगी और जो भी वो कमाएंगे, मान लो 70% वो रखेंगे, 30 हम रखेंगे, या 80 ड्राइवर, जो भी हो मुझे नहीं पता, 80% ड्राइवर्स रखेंगे, 20 ऊबर रखेगा, जो भी है, ये इस बेसिस पे चलते हैं। जबकि मीरू क्या करता है कि हमारी ही गाड़ियाँ हैं, मीरू की गाड़ियाँ हैं, और ड्राइवर चलाते हैं, तो हो सकता है वो ड्राइवर्स को मंथली पैसे सैलरी के तौर पे देता हो कि 15,000, 20,000 या जो भी है, मुझे नहीं पता, बट मैं जनरल बोल रहा हूँ, जो भी पैसे देता हो, पर गाड़ियाँ जो है वो मीरू की हैं, तो सारी मेंटेनेंस भी मीरू पे ही आती है। जबकि ओला उबर जो ये करते हैं वो सारी मेंटेनेंस उस ड्राइवर की है, उसको अपनी गाड़ी अपडेट रखनी है पूरी। कहते हैं द डिजिटल मार्केट इकोनॉमी प्लेयर्स रिलाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क इफेक्ट्स टू जनरेट एफिशिएंसीज. Network effects in cab aggregator market depends upon the number of drivers and riders joining the network. As highlighted earlier, more riders means more demand, leading to more ride requests on a particular platform as compared to the competitor requiring more drivers to such serve riders. ये ऊपर वाली बात दोबारा से यहाँ पे लिखी है कि भाई जितने लोग जुड़ेंगे आपके प्लेटफॉर्म से, नॉर्मल सी बात है, आपको उतने ड्राइवर्स की ज़रूरत भी होगी। भाई ज़्यादा ट्रैफिक अगर ऊबर पे आ रहा है, लोग ज़्यादा ऊबर पे कैब्स बुक कर रहे हैं, तो ऊबर को क्या चाहिए, अब ज़्यादा ड्राइवर्स चाहिए, ज़्यादा नेटवर्क बड़ा करना है, इसलिए वो ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ रहा है। तो ये कहना कि नहीं ऊबर जो है अपनी डोमिनेंस का यूज़ कर रहा है, वो अब जानबूझ के अन्य जो ड्राइवर्स उसके साथ जुड़े हैं वो खाली थोड़े बैठे हैं, उनको राइड बार बार मिलती जा रही है, क्योंकि इतना ट्रैफिक प्लेटफॉर्म पे है। उससे फ़ायदा ऊबर का भी है, क्योंकि नाम तो ऊबर का ग्रो हो रहा है, किसी एक टैक्सी कंपनी और किसी एक बंदे का थोड़े, नाम तो ऊबर का ग्रो हो रहा है। पर ये है कि ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसके पास काम है तो वो लोगों को एंगेज करता जा रहा है, सिंपल। मोर ड्राइवर्स इंप्रूव जोग्राफिकल कवरेज एंड रिड्यूस द वेटिंग टाइम, पिकअप टाइम फॉर राइडर्स, thus attracting more riders, which in turn would attract more drivers. Thus ceteris paribus caps, thus ceteris paribus मतलब in essence, in mainly major बात जो है, a cab aggregator platform having a larger network will be able to allocate more ride requests to drivers and offers more efficient ride to the riders in terms of the less waiting time and lower prices. It is submitted by Uber that its incentives were aimed at building strong network and achieving minimum viable scale of greater efficiencies. तो जो बात हमने कही मोरल आज वैसे ही इस पैराग्राफ को भी कंक्लूड किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ती है, ऊबर ज़्यादा ड्राइवर्स को अपने साथ लेता है। जब नेटवर्क बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। देखो पहले क्या होता है, जो कंपनीज क्या करती हैं, पहले यही कल रात को भी मैं पढ़ रहा था किसी जगह, मतलब एग्जैक्टली वो मे बी इस पर सूट ना करे बट लॉजिक यही है। पहले वो क्या करते हैं, मान लो अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, चलो 100 रुपये की ऐसे मानते हैं, तो वो आपको 100 रुपये से कम आपको कहीं नहीं मिल सकती, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है वो, तो वो आपको 80 रुपीज़ की ऑफ़र करते हैं, आप वहाँ से ले लेते हो। अब धीरे 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 इस बात की पॉपुलैरिटी बढ़ती है कि वहाँ तो इतना सस्ता मिल रहा है, तो ज़्यादा लोग परचेज करने लगते हैं। उनका लॉस ठीक है बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, कस्टमर बेस तो बढ़ रहा है ना। अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर बेस को बड़ा करना, यही ऊबर का ऑब्जेक्टिव था। अब जब कस्टमर बेस एक बार बड़ा हो गया तो उन्होंने फिर 80 का जो प्राइस है वो 85 किया, लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी अभी भी सस्ता ही है, मार्केट में तो 100 रुपये का है। जब और बढ़ गया कस्टमर बेस तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई है, वो आईपीओ ला सकती है, वो तो लॉस को रिकवर कैसे ना कैसे कर ही लेगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही, अभी हम पढ़ेंगे
ऊबर जो इनिशियली चार्ज करता था और जो आज चार्ज कर रहा है, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया, अब उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। देखेंगे आप यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस द फोकस ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म ऑपरेटर इंक्लूडिंग कैब एग्रीगेटर इज ऑन डेवलपिंग एंड ग्रोइंग द नेटवर्क साइज। तो क्या लिखा है, डेवलपिंग एंड ग्रोइंग नेटवर्क साइज। ये नहीं लिखा कि इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस में इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। मतलब इस लेवल का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। आपको पहले अपना जितना भी है वो सब कुछ देना पड़ता है, उसके बाद आपको कहीं कुछ ब्रेक इवन आता है, इकोनॉमिक्स में सुना होगा, उसके बाद कहीं जाके प्रॉफिट आता है। Depending upon the network externalities offered by its size, platform design the price structures to make joining the network and staying committed to it attractive to both sides. In cab aggregator market, this has exhibited by discounts and incentive offered to riders and drivers respectively. तो इन्होंने अपना नेटवर्क साइज को बढ़ाने के लिए दो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक ड्राइवर्स जो गाड़ी चला रहे हैं और एक राइडर्स यानी मैं और आप जो कैब बुक कर रहे हैं। इन्होंने ड्राइवर्स को ज़्यादा इंसेंटिव दिए जिससे कि वो ऊबर में ज़्यादा समय काम करें, क्योंकि वो ओला में भी जुड़ सकते थे, वो मीरू में भी जुड़ सकते हैं, बट अगर मैं ऊबर में काम करूंगा तो इसीलिए क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारे साथ रहे तो इन्होंने ज़्यादा बेनिफिट उन्हें दिया। राइडर्स क्यों हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी सर्विस अच्छी है प्लस हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे कर करके नेटवर्क ग्रो होता गया। अब कहने के लिए आप इसको कुछ भी कह दीजिए, बट दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स। ये और ये कोई ओला ऊबर या यही कंपनीज नहीं कर रही हैं। आज के डेट में अगर 100 कंपनीज चलाती हैं, जो स्टार्टअप्स आप सुनते हैं आजकल ऐसे वर्ड्स, वो यही तो करती हैं। क्रेड का नाम सुना है, क्रेड, जैसे क्रेडिट कार्ड ये वो बिल्स पे होता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ समय हो गया कि क्रेड 1 रुपया कमाने पे, मतलब अगर वो 1 रुपया कमाता है तो उसके पीछे वो 600 रुपये खर्च करता है, अबाउट 600 रुपये खर्च करता है तो 1 रुपया कमाता है वो। वैसे तो ऊबर नहीं कर रहा, इतना तो नहीं गया ऊबर, इतना तो नीचे नहीं गया, बट आप क्रेड सोचो। अब आप क्या उसको भी ये कहोगे कि भाई वो भी अब्यूज और डोमिनेंस कर रहा है? ये बिजनेस मॉडल है और ये एक्सेप्टेड है और ये होता है, होता आया है, बस अब थोड़े बड़े स्केल पे और बड़े लेवल्स पे हो रहा है। देख लेना जो क्रेड के बारे में मैंने बात कही है, अब ये 1 और 600 रुपये हो सकता है ना हो, एक के पीछे 500, बट 1 रुपया कमाने के लिए कोई क्यों 100 रुपये खर्च करेगा? ये वाली बात है कि मैं किसी को 100 रुपये दूँ उसके बदले वो मुझे 1 रुपया दे, ये है बिजनेस मॉडल है, बस और कुछ नहीं। However, as the network grows and reaches a critical mass, providing immense cross network benefit to the platform participant, the need of offer gets obviated. जब आपको सर्विस मिलने लगती है ना, एक तरफ आपको कैब 200 रुपये में बुक हो रही है बट वो आएगी नहीं, दूसरी तरफ ऊबर आपको 300 रुपये में दे रहा है बट अभी कैब 5 मिनट में आ जाएगी, किसकी बुक करोगे कैब? बताओ मुझे। एक तरफ आपको कैब दे रहा है 200 रुपये में, 300 की राइड है, 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कुछ भी है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ऊबर है वो आपको 300 में दे रहा है, बट कंडीशन पहले के साथ जो 200 रुपये की है वो ये है कि कैब बुक होगी तो आएगी कैब, या कैब कह रहा है कि ठीक है अभी बुक कर दो 1 घंटे बाद आएगी, पर ऊबर में अभी बुक करोगे 10 मिनट के अंदर आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आप ऊबर पे जाएंगे अगर आपको जल्दी है तो, और 1 घंटे के बाद भी क्या ही गारंटी आएगी नहीं आएगी। तो वो यही कह रहे हैं कि एक बार नेटवर्क ग्रो करने लगता है तो डिस्काउंट के बारे में बात पीछे छूट जाती है, क्योंकि आप इतने बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा लेवल हासिल कर लेते हैं कि फिर कंज्यूमर जो है वो, अभी तक आप चाहते थे कि वो मेरा ऐप डाउनलोड करे, ये हो वो हो, अब वो आपके पीछे रहता है क्योंकि उसको पता है कि बेस्ट डील मुझे यहीं से मिलेगी। दिस इज हाउ मार्केट एक्चुअली फंक्शंस। द डेटा collected by the DG during investigation also depict that the average margin per trip, which is essentially based on gross billed amount collected from the customers less the amount spent by Uber on discounts and incentive, has been positive। तो पहले जब Uber स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव में था, 2013 दिसंबर की बात है। 2017 आते आते उसने क्या किया, डिस्काउंट्स कम करता गया करता गया करता गया करता गया, तो क्या हो गया, पहले जो लॉस में था वो देखो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है कि उसके जो नंबर्स है, बैलेंस शीट थी, अब वो प्रॉफिट पे जाने लगी। क्या बदला? कुछ नहीं बदला, बस उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा, एक आदत बनाई कि ऊबर सबसे बेस्ट है, वो एक माइंड में चैनलाइज कर दिया, सबके एडवर्टीजमेंट कराई, ये वो ये, और यही रिजल्ट है कि वही कैब है, वही सड़कें हैं, सब कुछ वैसा ही है, और वो फिर प्रॉफिट में आ रहा है। तो क्या ऐसी वजह हुई? क्योंकि अब बहुत सारा नेटवर्क ऊबर के साथ जुड़ गया, ये रीज़न है। Thus Uber has been earning positive margin per trip in Delhi। तो पहले नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव मार्जिन हो गया 2017 के बाद से, जो कि बढ़ता ही जा रहा है आने वाले सालों में या नेक्स्ट ईयर्स में। अब मीरू की बात भी सुन लेते हैं, इतनी समय से हम जनरल बात कहते हैं तो मीरू बीच में आते हैं, कहते हैं मेरी बात तो सुनो। कहते हैं हाँ बताइए। कहते हैं मीरू हैज रिलीज्ड दैट दीज डिस्काउंट एंड इंसेंटिव आर फंडेड बाय डीप पॉकेट्स एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंसी। हाउएवर द प्रेजेंट केस ऑफ कैब एग्रीगेटर इज more of a case of penetrating pricing strategy for creation of the network. Given the Uber operates in a competitive market,
having competitive constraint from an equally stronger player, that is Ola, who has been allegedly deploying similar pricing strategies. देखो क्या लिखा है, pricing strategy, ये नहीं लिखा कुछ गलत, लिखा है pricing strategy, marketing strategy, यही है. It seems to be compelling business strategy to include loyalty by offering incentive to drivers. तो जहाँ तक बात है मीरू की, अब उसको भी बोलने का मौका दिया गया. तो मीरू का कहना है कि ये सब ठीक है, बट जो ये दिखा रहे हैं ना कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमें ये वो अब होने लगे, ये सब झूठ है. क्योंकि ये मीरू कहता है, मीरू कैप्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास तो क्या है, दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज में काम करते हैं, तो बाहर का पैसा ये आ रहा है, फंड आ रहा है इनके पास, उससे ये काम चला रहे हैं. इनका कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ, आज भी ये वैसे ही है जैसे पहले थे, बट ये अपनी बैलेंस शीट इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है. ये मीरू का कहना है. तो इसको लेके जो बात सुनवाई चल रही है, उसके बीच में फिर उबर और ये मीरू के बाद ओला का नाम भी आ जाता है. ओला इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्लेयर इन टैक्सी सेगमेंट, तो उसका नाम भी आ जाता है. कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है, अगर मतलब ओला जो उबर है वो डोमिनेंस कर रहा है, तो ये ओला कैसे अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है. तो ओला की भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये पाया गया जब ओला की देखी गई स्ट्रैटेजी की, उसकी भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वैसी है जैसे उबर की है. और मुझे पता है क्या लगता है, मतलब ये लिखा नहीं, बट मैं आपको बताऊं कि दिक्कत जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो कुछ बात में सच्चाई तो है, ये पूरी झूठी बातें नहीं है जो मीरू कैप्स कह रहा है, कुछ तो सच्चाई है. पर लार्जली मेरे हिसाब से जो दिक्कत यहाँ पे है वो ये कि ये एक मीरू जो है वो एसेट बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो अपनी खुद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जिसमें वेयर एंड टीयर ये वो सब कुछ इंक्लूडेड है. और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, ओला एंड उबर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. आप बुक करते हैं तो आप बस डायरेक्टली 20% या जो भी होगा कमीशन होने चला जाता है, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं करना. एक ऐप ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहले तो कस्टमर केयर वाले भी होते थे, अब तो कोई भी नहीं होता, आप सभी कुछ करते हैं अपने आप, कोई बात होती है लिखते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है. तो आई थिंक एक बिजनेस करने का तरीका जो है वो मीरू, क्योंकि बहुत पुराना प्लेयर है, 2007-8 बताया जाता है, 2012 में वो ऑनलाइन आया, तो शायद उसने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं, ये सब कहा नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई फील. और ऐसा नहीं है कि मीरू कैब्स एकदम खत्म है, आज भी आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे मीरू कैब्स, स्टेशन के सामने भी मीरू कैब्स खड़ी रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म है, बट एक आउटलुक जो है वो चेंज करने की बात है. तो कहते हैं दिस इन इटसेल्फ बिकम अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेटवर्क क्रिएशन, अनलाइक प्लेयर्स ऑपरेटिंग अंडर द एसेट, देखो वही आगे बात, एसेट बेस्ड मॉडल लाइक मीरू जिसकी खुद की कैब्स हैं. द प्योर कैब एग्रीगेटर्स डू नॉट फाइंड या डू नॉट हैव फिक्स फ्लीट्स ऑफ कैब्स और ड्राइवर्स वर्किंग फॉर देम. तो मीरू को पता है कि हमारे पास 100 ड्राइवर्स हैं, 100 गाड़ियां हैं, और गाड़ियां सारी मीरू की है. ओला में ऐसा कुछ नहीं है, आज 100 ड्राइवर्स हैं, कल 110 हो सकते हैं, आने वाले दिनों में 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 80 भी रह सकते हैं. उनका कुछ फिक्स नहीं है. उनका नेटवर्क, मतलब जैसे आप किसी तरह कैब में बैठेंगे बात करेंगे तो उनके पास एक डिवाइस रहता है, जब वो ऑन करते हैं तो उनको बुकिंग उधर से आ जाती है अगर वो आसपास होते हैं, ऑफ करते हैं तो बुकिंग नहीं आती. मेरी बात समझ रहे हैं आप. तो उनका वीकली पे आउट रहता है, जैसा भी रहता है, तो यही सब तरीके से ये काम चलता है, और यही ओला एंड उबर फॉलो करते हैं, तभी वो दोनों एक साथ चलते जा रहे हैं आगे. जबकि मीरू जो था वो एक अलग स्ट्रैटेजी पे चल रहा था जो कि सही थी जब तक ये लोग नहीं आए थे, बट अब शायद वो ठीक नहीं है. In order to create a fleet of cab that attach themselves on the platform, simulating a fleet model, these incentives in the early stage are essential to attract. तो कहते हैं जहाँ तक उबर की बात है, जो वो कर रहे हैं यहाँ पे वो इसलिए ज़रूरी है कि उनके पास देखो खुद की ना गाड़ियाँ हैं ना खुद के ड्राइवर्स हैं, तो वो लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, यही करके जोड़ेंगे कि हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, हमारे साथ काम करो. क्योंकि एक कंपनी अपनी खुद की गाड़ी चला रही है तो बस क्या है, ड्राइवर को गाड़ी आके चलानी है. बट ओला एंड उबर क्या कर रहे हैं, दूसरे को कहते हैं भाई तुम अपनी खुद की गाड़ी लाओ, तुम खुद ही चलाओ, और उसमें से मेजॉरिटी तुम रखना, थोड़ा हमें दे देना. तो ये थोड़ा एक बड़ा रिस्क वाली बात है, और सब कुछ कोई अपना आपको तभी देगा या आपके साथ जुड़ेगा जब आप उसको दूसरों से कुछ ज़्यादा देंगे. तो वही यहाँ पे कहा गया, और आखिरी में बस यही कहा गया कि सारी बात सुनने और समझने के बाद कमीशन को ऐसा नहीं लगता कि मीरू कैब्स के सही हैं इल्ज़ाम, और ये भी नहीं लगता कि उबर किसी भी तरीके से डोमिनेंस प्ले कर रहा है, इसलिए केस को रिजेक्ट किया जाता है, जो अपील है उसको डिस्कार्ड किया जाता है. दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और केस की शुरुआत करते हैं. अब ये केस जो अब हम देखने जा रहे हैं ना, ये थोड़ा टेक्निकल केस है. मतलब यहाँ पे टेक्निकल इन द सेंस, बहुत वैसे तो इजी है, बट एक होता है ना कुछ टेक्निकल एक्रोनिम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं OEM. अब OEM क्या है, इससे तो भाई CS का या लॉ का लेना देना नहीं है, ये टेक्निकल IT वाली टाइप की लैंग्वेज है. ACC, AFA, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे हमें सुनने को समझने को मिलेंगे, बट मैं आपको समझाऊंगा जितना समझा सकता हूँ चीज़ों को लेकर, रिसर्च में ऑलरेडी कर चुका हूँ. चलिए शुरुआत करते हैं. क्षितिज आर्या वर्सेस एंड अनदर्स वर्सेस गूगल LLC ने LLC के साथ इनका केस है, यानी क्षितिज ने गूगल के ऊपर केस फाइल किया है और CCI ये केस पहुँच गया है.
मामला क्या है थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। कहते हैं कंपटीशन एक्ट, वही सेक्शन 3 एंड 4 जो कि कंपटीशन एक्ट की जान है। एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स एंड टेलीविजन डिवाइस प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल ऐप प्ले स्टोर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओईएम, ओईएम मतलब अदर्स मैन्युफैक्चरर्स, जो अदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि एलजी है, सोनी है, सैमसंग है, ये अदर्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉट टू मैन्युफैक्चर अदर फोक्ड एंड्रॉइड डिवाइस, ये क्या होता है अभी हम ये भी बात करेंगे। वेदर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस हेल्ड एज यस। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि जस्ट क्या है इस केस का और फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आप साथ साथ मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लासेस में रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मैं छुड़वा कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आप मेरी बात को आधा अधूरा समझ रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, तो इतने एफर्ट्स मेरे लगाने का क्या ही फ़ायदा हुआ फिर, है ना। तो आपको भी चाहिए कि साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, और वो टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख ही रहे हैं कि पहले भी मैंने यही किया और अभी दोबारा से, और प्रीवियस हर केस में ऐसा किया है, ये आपके सामने ही है। क्योंकि अब जब आप ये देख रहे हैं तो मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स इसके हो चुके हैं, ज़्यादा बचे भी नहीं है। मतलब कितने ही केस लॉ बचे होंगे, 4-5 बचे होंगे, सारे बाकी कराई दिए मैंने दिसंबर 2021 के। तो आपने यही करना है कि केस जब मैं यहाँ पे क्रक्स बताऊंगा तो उसको सुने, और सुनने के बाद अपने वर्ड्स में उसको लिख लें। अब वो आपकी मर्जी है कि आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं, एंड में करना चाहते हैं, बीच में करना चाहते हैं, बट जल्दीबाजी ना करें, पहले सुन लें और उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखें। ये बस मेरा यही कहना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको अब बताता हूँ क्या लिखा है। चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स की, जिसको आप स्मार्टफोन्स भी कहते हैं, और एंड्रॉयड टीवी की। ठीक है, आजकल स्मार्टफोन्स हों, स्मार्ट टीवीज़ हों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। ठीक है, हर जगह आपको मिल ही जाएगा। पहले एक ज़माना था स्मार्टफोन से, चलिए अलग बात है, आईफोन को बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, मतलब आज भी ठीक है, बट अब वो बात नहीं रहेगी। एक तो एप्पल ने एक पिछले कुछ समय में एक नई स्ट्रैटेजी निकाली हुई है कि 3-4 महीने होते हैं एक नया मॉडल आया था, पुराने मॉडल की ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब कोई आपने 80,000 रुपये का मॉडल खरीदा, 1 लाख का खरीदा, वो जैसे ही दूसरा मॉडल आएगा वो 1 लाख रुपए की चीज़ 70-80 हज़ार की रह जाएगी। इतना मतलब तेज़ डेप्रिसिएशन तो अकाउंटिंग परस्पेक्टिव पे भी नहीं होता जितना वहाँ हो जाता है। बट एनीवे, बात यहाँ पे एंड्रॉयड की चल रही है। तो हो क्या रहा है कि जो गूगल है उसका एक प्ले स्टोर होगा, मतलब अगर वो आपके फ़ोन में मान लीजिए प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है, तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं है। क्योंकि आजकल फ़ोन के अलावा, मतलब फ़ोन के अलावा दूसरों से बात करने के अलावा भी बहुत सारे काम फ़ोन से ही होते हैं। आपने इवन ये क्लासेस परचेज करी हैं तो अगर हमारे ऐप से करी हैं तो वो भी गूगल प्ले पे ही लिस्टेड है ना। उसके अलावा क्या ही ऑप्शंस हैं, गूगल प्ले ही एक ऑप्शन बचता है जहाँ पे ऐप लिस्ट होते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। आई स्टोर आईफोन के बारे में बात नहीं कर रहा, एंड्रॉयड के परस्पेक्टिव से। तो नॉर्मल सी बात है, गूगल की डोमिनेंस तो वहाँ पे है ही है। तो गूगल ने क्या कर रखा है, जितने भी एंड्रॉयड टीवीज़ आते हैं ये सब, इसके अंदर आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर ऑलरेडी रहता है और उसकी जैसी एप्लीकेशंस भी रहती हैं। तो गूगल ने क्या कर रखा है, इन सभी के साथ जितनी भी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको OEM कहा गया है, उनके साथ एक अग्रीमेंट कर रखा है कि अगर आपने अपने टीवी में हमारा ये डालना है जो गूगल का प्ले स्टोर है जिसका लाइसेंस गूगल के पास है, तो आप फिर कोई और ये प्ले स्टोर टाइप की एप्लीकेशन नहीं डालेंगे। मतलब इंटरनली जैसे MI है का टीवी है, सोनी का है, तो अपना वो कुछ भी बना ले अपने सोनी के यूज़र्स के लिए, वो ठीक है। बट किसी दूसरे और प्ले स्टोर टाइप की सर्विस जो है ये टीवी अपने ऐप अपने टीवी पे इंस्टॉल नहीं करवा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपके पास सोनी का टीवी है, ठीक है, एंड्रॉयड मतलब गूगल पे आपने उधर से ऐप जो है वो डाउनलोड किया, उसकी सारी जो भी ऐप्स हैं वो अपने आप टीवी पे चला सकते हैं जो कंपैटिबल हैं। तो गूगल का ये कहना है कि अगर हम अपना लाइसेंस आपको अपने टीवी पे दे रहे हैं करने के लिए, तो आपको ये चीज़ माननी होगी कि हमारे जो गूगल प्ले है इसके अलावा सिमिलर कोई और सर्विस अगर आपको देता है तो आप वो नहीं ले सकते। मतलब या तो आप हमारी सर्विस लेंगे या आप दूसरों की सर्विस लेंगे। मतलब ये नहीं कर सकते आप हमारी भी सर्विस ले रहे हैं दूसरों की भी ले रहे हैं। तो इसको लेके क्षितिज जो है वो कहते हैं कि ये गूगल की अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस है। क्योंकि हम खुद ही जानते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए कि एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन गूगल प्ले स्टोर के बगैर शायद 1 मिनट के लिए आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा यार ये फ़ोन किसी काम का ही नहीं है। उसके अलावा आप क्या करेंगे? मतलब आप देखिए गूगल क्रोम है, वो भी आपके एंड्रॉयड टीवी पे चलता है, वो भी गूगल सूट एक रहता है इनका, उसका पूरा ये गूगल का पैकेज है कि ये आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर टीवी पे एंड्रॉयड टीवी आप बना रहे हैं तो एंड्रॉयड टीवी इसके बगैर चलेगा ही नहीं जब तक गूगल का पूरा पैकेज नहीं लेंगे, जिसके अंदर गूगल क्रोम से लेके ये गूगल प्ले स्टोर और तमाम गूगल की सर्विसेज रहती हैं। तो गूगल ने ये अग्रीमेंट जो है ये कंपनीज के साथ कर रखा है, जितनी भी टीवी और मोबाइल बेस्ड कंपनी है, कि अगर आपने हमारा ये सर्विसेज ली प्ले स्टोर की तो आप किसी और कंपनी का ये प्ले स्टोर जैसी या एप्लीकेशन जैसा अपने फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं होने देंगे, मतलब होगा ही नहीं।
तो इसको लेके क्षितिज कहते हैं भाई अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस है, तो इसी को लेके ये केस चलता भी है, जिसमें गूगल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता भी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, कोई रीजंस देता है जो कि बहुत जेन्युइन लगते नहीं है। और फाइनली सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया जाता है, जो आप खुद भी यहाँ पे समझ ही रहे हैं, आप खुद ही सोचिए ना, मतलब इनको छोड़िए, आप खुद ये सोचिए जो आप फ़ोन एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं वो गूगल प्ले के बगैर, गूगल की सर्विसेज के बगैर, जीमेल आप उनका यूज़ करते हैं मोर देन लाइकली, है ना, हो सकता है आप याहू पे हो बट मोर देन लाइकली जीमेल है तो वो उनका है, गूगल ड्राइव उनकी है, गूगल क्रोम उनका है, गूगल प्ले स्टोर उनका है, ये गूगल शीट्स आजकल आती हैं वो उनकी है, मतलब ये सारा एक पैकेज है उसका जो गूगल के ऐप्स हैं। इसके बगैर जो फ़ोन है वो मतलब बहुत कोई यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि ऐप्स कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और कौन सा दूसरा प्लेटफॉर्म है जो इतना पॉपुलर है या रिलायबल है जहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकें, है ही नहीं कोई। तो गूगल की मोनोपोली तो क्लियरली है ही है इसके अंदर। अब पर यही है कि जब तक कोई और बेटर नहीं आ जाता तो तब तक यही चलाना पड़ेगा। बट एनीवे अगर सवाल ये है कि डोमिनेंस है कि नहीं, तो वो तो है ही है, यही सीसीआई ने भी यहाँ पे माना है। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं द इन्फॉर्मेंट स्टेटेड टू बी द कंज्यूमर, तो इन्फॉर्मेंट मतलब जो क्षितिज हैं वो कंज्यूमर है एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के एंड स्मार्ट टेलीविजन डिवाइसेस। द इन्फॉर्मेंट हैज एलीज्ड यानी मेंशन दैट गूगल हैज इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन एज समराइज्ड बिलो। पहली क्या है, बंडलिंग इट्स ओन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज इट्स ऐप स्टोर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम developed by it for television devices, that is Android TV. All Android TV based smart TV devices are released to come pre-installed with Google App Store, that is Play Store for Smart TV. तो ये कंडीशन है कि आप देखेंगे जब भी आपके घर पे कोई टीवी एंड्रॉयड आप लेंगे इंस्टॉल करने के लिए आएगा, गूगल प्ले से सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, तो वो गूगल प्ले ऑलरेडी इन टीवीज़ के अंदर रहता ही है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि आप करें या ना करें, उसके बगैर ये चलेंगे ही नहीं। इवन हम नीचे ये भी पढ़ेंगे, लाइन लिखी भी हुई है कि बिना गूगल प्ले जो ऐप है उसके बगैर ये एंड्रॉयड टीवी किसी काम के ही नहीं है, चलेंगे ही नहीं। तो फिर जब चलेंगे नहीं तो टीवी क्या है, इसमें नॉर्मल आप स्मार्ट टीवी को नॉर्मल से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर तमाम तरीके की एप्लीकेशंस चलती हैं, केबल से कनेक्ट करके देखना है डीटीएच वो सब, वो तो फिर नॉर्मल टीवी भी कर सकता है, इसको बंदा क्यों लेता है, क्योंकि तमाम तरीके के ऐप्स हो सकते हैं इसके अंदर और चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं और वो सब कुछ गूगल प्ले की मदद से हो सकता है। तो अगर ऑब्वियसली वो ही नहीं रहेगा तो ये टीवी का यूज़ नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं क्षितिज की इन्होंने इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि सारे टीवी प्रोवाइडर्स को ये कंपल्शन कर दें कि हमारा आपको ऐप अगर डालना है तो हमारी सारी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेंगी, इसके अलावा और आप किसी प्ले स्टोर या दूसरे और कॉम्पिटिटर की सर्विसेज अपने टीवी पे इंस्टॉल नहीं करने देंगे। तो ये एक इनकी तरफ से कहना है। दूसरा, एंड्रॉयड compatibility commitments, formally referred to as anti-fragmentation agreements, stipulate and prevent OEM मतलब वही जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग एनी स्मार्ट टेलीविजन और मोबाइल डिवाइस विच ऑपरेट ऑन कंपीटिंग फोक्ड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म, अभी समझाऊंगा। Thus, developers of such forked Android operating system are denied marketing access, result in violation of Section 4 subsection 2। तो दूसरी एक चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो है एक स्पेशल तरीके का अग्रीमेंट जिसको यहाँ पे एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट, जिसको दूसरा नाम एंटी फ्रेगमेंटेशन अग्रीमेंट भी नाम दिया गया है, जो कि एक ऐसा अग्रीमेंट है जो मैंने अभी बताया भी, जहाँ पे जितने भी ये कंपनीज़ हैं जिसका भी आप टीवी खरीद रहे हैं, सोनी है, सैमसंग है या और भी जो MI है वो जितनी भी हैं, इन सभी के साथ ये अग्रीमेंट है कि सिर्फ ये गूगल प्ले या गूगल स्टोर का ही ऐप डाउनलोड करने देंगे, किसी भी और ये जो लिखा है ना फोक्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा, पता नहीं आपको उस समय याद है कि नहीं, बट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इसका एग्जाम्पल है। एक समय था जब टाटा के फ़ोन्स आते थे, टाटा डोकोमो और रिलायंस के भी एक समय ऐसे फ़ोन आए थे जहाँ पे सिम लगने का ऑप्शन ही नहीं था, मतलब वो आपने अगर फ़ोन लिया तो उसके अंदर रिलायंस ही चलेगा, दूसरा चलेगा ही नहीं, वो सिम थी ही नहीं उसके अंदर, और वो इनबिल्ड कहीं रहती होगी जैसा भी रहता है, जैसे नॉर्मली आज क्या सिम निकाली दूसरी डाल दी वगैरह, था ही नहीं वो ऑप्शन उसके अंदर। जो एक बार आपने कंपनी रिलायंस से लिया है ना फ़ोन, तो रिलायंस की ही सिम यूज़ करनी है, दूसरी आप डाल ही नहीं सकते, मतलब ऑप्शन ही नहीं है वो वही चीज़ यहाँ पे भी है जो लिखा है ना फोक्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोक्ड एंड्रॉयड का मतलब ये है कि दूसरे कंपीटिंग एंड्रॉयड सिस्टम है, गूगल प्ले एक इकलौता दुनिया का सिस्टम, हाँ ठीक है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये चलता है, बट ऐसा नहीं है कि यही एक अकेला सिस्टम है। बट दिक्कत ये है कि इन टीवी ऑपरेटर्स के सामने सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई गूगल प्ले की जितनी एक्सेप्टेंस है उतने दूसरों की नहीं है, दूसरे प्ले स्टोर्स की नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, उसमें बस यही कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आपने गूगल प्ले को एक्सेप्ट कर लिया तो अगर कोई दूसरा प्ले स्टोर वाला अपना ऐप जो है या अपनी सर्विसेज आपकी टीवी पे लाना चाहता है तो आप नहीं ला सकते।
ये ठीक है कि जैसे एम है तो उसने खुद का अपना इंटरनल कोई गेमिंग ऐप बना लिया, कुछ एम का स्टोर बना दिया, वो एक अलग बात है, बट वो कोई प्ले स्टोर तो नहीं है ना। एम का स्टोर होगा तो उसमें एम के प्रोडक्ट्स होंगे, किसी दूसरे के तो होंगे नहीं, तो एम का टीवी, एम के प्रोडक्ट्स हैं, वो तो चलेगा, बट दूसरे किसी के आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ये यहाँ पे कहना है। तो इस तरीके का भी अग्रीमेंट जो है इन्होंने गूगल ने सारी ही कंपनीज के साथ साइन किया हुआ है जो एंड्रॉयड टीवीज बनाती हैं। अब अगर सवाल आपका ये है कि सर उन कंपनीज ने इनके साथ क्यों साइन किया हुआ है, तो दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए कल आप टीवी खरीदते हैं, एंड्रॉयड टीवी खरीदते हैं, ठीक है, अब उसमें आप देखते हैं कि गूगल प्ले नहीं है, तो बंदे आधे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कैसे क्या करें, क्योंकि गूगल प्ले इज लाइक जनरली एक्सेप्टेबल एंड मोर सिंपल टू यूज़, क्योंकि वही आप फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो उनके सामने भी एक बड़ा हर्डल है कि कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस दूसरी चीज़ों को लेके बहुत कम है, तो उन्हें भी गूगल की बात माननी पड़ती है, और गूगल का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन इतना फीजिबल है नहीं लोगों के पास। तीसरी बात, Google Play Store is not available to other license operating system, as Google does not make available in App Store to any TV operating on forked Android operating system to prevent competition in these distinct relevant market. This in turn also result in denial of the market access, which is alleged to be another violation of Section 4 subsection 2. Section 4 एंटी कम्पिटिटिव है, और एंटी कम्पिटिटिव में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस आता है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में आप जानते हैं कि एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटेंट इनटू द मार्केट भी अब्यूज का ही पार्ट है, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। कहते हैं कि जो गूगल प्ले स्टोर है वो आपको नहीं मिलेगा ऐसे जब तक आप पूरा पैकेज नहीं लेंगे, और पूरा पैकेज अगर आप लेते हैं, मतलब जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अगर वो पूरा पैकेज लेते हैं तो वो दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म के जुड़ने या दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ने के जो राइट्स हैं वो खो देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं उनके राइट्स। सो इधर दे हैव द ऑप्शन कि वो गूगल का या तो प्ले स्टोर रखें या दूसरा रखें। अगर वो प्ले स्टोर रखते हैं तो जितनी भी गूगल की सर्विस है उन्हें सारी लेनी पड़ती है, और जैसे कि मान लीजिए गूगल का एक प्ले स्टोर है, क्रोम है, तो इन दैट केस फिर क्रोम है तो क्रोम है, मतलब फिर दूसरा अगर कोई और आ जाएगा तो वो नहीं चलेगा, सिर्फ क्रोम ही चलेगा। फिर बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो कंडीशंस लगा दी गई हैं कि जो भी अगर आप गूगल का प्ले स्टोर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई प्ले स्टोर डिमांड में है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्ले स्टोर अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ ऐसी भी कंडीशंस लगा दे रहे हैं जो कि बाकी ऐप से रिलेटेड हैं, पर वो गूगल के बाकी ऐप्स हैं, और वो भी सामने वाले को लेने ही पड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे प्ले स्टोर लेना है। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कंडीशंस गूगल जो है वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे साइड बाय साइड लगाता जा रहा है, जिससे कि जो नए प्लेयर्स हैं, मतलब जो नए ऐप डेवलपर्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है मार्केट में आना, क्योंकि कौन सी ऐसी टीवी कंपनी है जो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि गूगल को छोड़ दे और दूसरे प्लेयर्स से उनके ऐप जो है वो डाउनलोड कराए, क्योंकि स्टेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, टेस्टिंग इश्यूज आ सकते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, और फिर यूज़र एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। कहते हैं OEM यानी जो अदर्स मैन्युफैक्चरिंग अदर्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे मान सकते हैं, मतलब ये OEM जहाँ जहाँ आपको देखे, आप मान लीजिए कि वो दूसरी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि LG है, MI है, सैमसंग है, सोनी है, ऐसी कंपनीज। क्योंकि गूगल के अपने भी आप देखिए, गूगल के भी अपने स्मार्टफोन्स आते हैं, बट उसके साथ तो क्या ही बात है, क्योंकि वो तो अपनी सारी चीज़ें हैं, बात जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट करने की यहाँ पे हो रही है। तो कहते हैं कि OEM which has entered into ACC और AFA। ACC और AFA का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो अभी हमने बात करी, एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट, कि हमारा ही चलेगा गूगल प्ले तुम्हारे टीवी पे और किसी का नहीं चलेगा, जिसको नाम बदल के एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट भी कह दिया गया, पर बात एक ही है। So OEM which has entered into ACC और AFA with Google are restrained from developing their own operating, देखो क्या लिखा है, are restrained, रोका जा रहा है। तो OEM जितने भी सोनी है, अब सोनी कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं, LG कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं, ये चाहें तो अपना भी डेवलप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन है कि आपने अगर गूगल के साथ हाथ मिला लिया तो आपके हाथ कट जाएंगे, हिंदी में कहते हैं आपके हाथ कट जाएंगे, मतलब आपने अगर हमारी बात एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपकी नहीं चल सकती, फिर अब गूगल की चलेगी, जैसे वो चाहेगा वैसे ही टीवी के अंदर एप्लीकेशन अपडेट सब कुछ वैसे ही आएंगी। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है। आर रिस्ट्रेन फॉर डेवलपिंग, तो इन सभी कंपनीज को रोका जाता है कि वे अपना ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप ना कर पाएँ अपने टेलीविजन पे। तो टेलीविजन सोचिए सोनी का है, बट अपना खुद का वो कोई प्लेटफॉर्म एसेस डेवलप नहीं कर सकता ऐप्स को लिस्ट कराने के लिए, क्योंकि वो गूगल प्ले की सर्विसेज ले रहा है, और अगर गूगल प्ले की सर्विसेज ले रहा है, गूगल की सर्विसेज ले रहा है, तो वो हाथ धो बैठता है, हिंदी में कहते हैं हाथ धो बैठता है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी लॉस उसको हो जाता है कि वो अपना कुछ भी डेवलप कर सके, नहीं कर सकता। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब आगे कहते हैं दिस हैज बीन स्टेटेड टू बी this is stated to have not only created a barrier to entry into the market, but actually actively resulted in limiting further research and scientific technical development of the forked Android based operating system.
फर्दर एज पर द इन्फॉर्मेंट सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन OEM, समझ गया ना, OEM मतलब जो कंपनीज हैं, tantamounts to imposition of supplementary obligations have no connection or nexus with the licensing of OS मतलब operating system और Google Mobile Services for smart device। तो ऑल इन ऑल मतलब अब टेक्निकल तो जो टर्म्स हैं उसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, चाहे ACC है चाहे AFA है। जो मैंने अभी पढ़ा 3-4 लास्ट की लाइनें हैं, तो उसमें बस यही कहना है क्षितिज का। ऑब्वियसली अगर क्षितिज मैं मान के चल रहा हूँ इतना वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो वो टेक्निकल साइड से ही होंगे, क्योंकि इतनी बातें वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो इन्फॉर्मेंट है क्षितिज है, उनका यही कहना है कि अगर ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि कंपनीज बहुत बार क्या करती हैं, आपने कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ा भी होगा, कंपनीज बहुत बार क्या करती हैं, अगर उनके पास उनके पोर्टफोलियो में 10 सामान है, ठीक है, और उसमें से एक सामान सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हर ब्रांड की हर चीज़ पॉपुलर नहीं होती है। आप देख लीजिए उठा के कुछ भी, तो आप देखेंगे कि अगर वो कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बहुत पॉपुलर होगा, बाकी शायद उतने नहीं होंगे, 10 के 10 पॉपुलर नहीं हो सकते। तो क्या होता है, बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, ये कॉम्पिटिशन एक्ट में ही आपने पढ़ा भी होगा पहले, वो क्या करती हैं, ये कंडीशन लगाती हैं कि अगर आपको ये हमारा जो एक सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, अगर आपको ये चाहिए ना तो ये अकेले नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको 4 प्रोडक्ट और साथ में लेने ही पड़ेंगे तो ये मिलेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो भी जो उसका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है और कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि बाकी प्रोडक्ट भी इसके साथ ही बिकें। ये बात आप समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे गूगल भी कर रहा है। गूगल प्ले स्टोर के जरिए बाकी एप्लीकेशन भी डंप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इतनी नहीं चलती, पर वो प्ले स्टोर क्योंकि सबसे रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कर रहा है कि प्ले स्टोर के साथ जो और एप्लीकेशंस है जो कोई पूछता नहीं है इतनी खास, वो भी दे रहा है। और वो जब एप्लीकेशंस गूगल बाकी टीवी मैन्युफैक्चरर्स को दे रहा है, तो सिर्फ प्ले स्टोर पे नहीं, उस जैसी जो गूगल की बाकी सर्विसेज है उन पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो गई कि अब ये जो कंपनीज हैं किसी और से ना ही प्ले स्टोर जैसी, बट जैसे बाकी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वैसी भी कोई एप्लीकेशन ये टीवी मैन्युफैक्चरर्स नहीं डेवलप कर सकते और ना ही किसी और कॉम्पिटिटर से लेके अपने टीवी पे इंस्टॉल करा सकते हैं। समझना मेरी बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले नाम लिया, जैसे गूगल शीट सुना होगा आपने, है ना, गूगल शीट्स है, गूगल ड्राइव है। अब जब आपने गूगल का पैकेज लिया तो गूगल ड्राइव भी उसके साथ आपको आ गया, ठीक। अब जब गूगल ड्राइव आ गया तो यहाँ पे क्या है कि कोई और ड्राइव आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब मैं ये लेजिमिनेट बात कर रहा हूँ, लोग क्या करते हैं जो आईटी में एडवांस्ड होते हैं, इनको बहुत समझ होती है, वो फिर खोल खाल ये वो चीज़ें करते हैं, वो एक अलग बात है ना। बट मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक लेमैन तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इनकी सर्विसेज ले ली, एक प्ले स्टोर ले लिया, तो प्ले स्टोर के साथ 10 कंडीशंस और एप्लीकेबल हो जाएंगी, और वो 10 प्रोडक्ट जो और गूगल के हैं वो भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। यानी ना ही प्ले स्टोर जैसा आप कुछ और कहीं से ले सकते हैं, ना ही गूगल के बाकी प्रोडक्ट जैसा आप कहीं और से कुछ ले सकते हैं। इस तरीके से गूगल ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, ये क्षितिज का यहाँ पे कहना है। आगे देखते हैं, कभी सोचा आपने इसके बारे में? वैसे द ऑब्लिगेशन बाय वर्च्यू ऑफ ACC और AFA यानी एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, restrict freedom of the action of OEM with regard to the whole of their device portfolio such as smartphone and televisions and not just the device on which Play Store or Android TV OS मतलब operating system is pre-installed. Thus informant have alleged that these obligation can in no manner be conceived or connected to agreement for license of Android OS or App Store for TV. तो क्षितिज का कहना है कि देखिए इतनी सारी बात जो मैंने, क्षितिज कहते हैं इतनी सारी बात जो मैंने यहाँ पे रखी है, उससे सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि गूगल स्मार्टफोन्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो टीवी मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है कि कोई टीवी अगर एंड्रॉयड का बने तो गूगल के बगैर चले ना। ये क्षितिज का यहाँ पे कहना है। और क्षितिज ये कहते हैं कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गूगल जो है अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वो नहीं कर सकता और उसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्षितिज का यहाँ पे समेशन है। अभी सिर्फ हमने एक बात सुनी है क्षितिज की, अभी गूगल का पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना ही नहीं। अभी क्षितिज के सिर्फ आर्ग्यूमेंट सुने हैं जो वो यहाँ पे इल्ज़ाम या एलिगेशंस गूगल पे लगा रहे हैं। तो कहते हैं इन एडिशन टू द एलिगेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट द इन्फॉर्मेंट हैव अवर्टेड दैट द अग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ओपीज यानी जो अपोजिट पार्टी हैं आर इन द नेचर ऑफ द अग्रीमेंट एज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 4. These agreements are causing or have caused an appreciable adverse effect on the competition, therefore and in contravention of section 3 subsection 1. तो लास्ट बात जो क्षितिज अपनी बात को सबमिशन देते हैं अपना फाइनली, कहते हैं इतनी सारी बात कहने के बाद बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे गूगल अपोजिट पार्टी जो है, क्योंकि क्षितिज ने गूगल पे केस फाइल किया तो गूगल अपोजिट पार्टी है,
कहते हैं जो भी यहाँ पे अपोजिट पार्टी यानी गूगल कर रहा है वो डेफिनेटली कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, जिसमें अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स हैं, रिस्ट्रेन इन ट्रेड है, न्यू एंट्रेंट्स को रोकना है मार्केट में आने से, ये सब कर रहा है जिसका फर्क डायरेक्टली कंपटीशन एक्ट पे पड़ रहा है, कंपटीशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, ये क्षितिज का यहाँ पे कहना है। तो ये क्षितिज ने जब सारी बात कही तो इसका डिसीजन ये आया कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया कि बात जो है वो यहाँ पे ठीक लगती है, पर जांचना इसको ज़रूरी है कि कितना सच है इसके अंदर, कितना झूठ है, और कितने फैक्ट्स ठीक हैं, कितनी नॉलेज क्षितिज की ठीक है। तो एकदम से ऑर्डर पास नहीं किया, बस अभी ये कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है, यानी ये मैटर एक लेवल और ऊपर चला गया, अब इसके अंदर और सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो है वो करी जाएगी। और इसका रीज़न क्या दिया गया, कहते हैं however as already noted prima facie app stores in smart TV ecosystem are an important consideration for both OEM as well as the users and therefore they appear to be a must have app। must have app मतलब क्या होता है, वो ऐप जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। मस्ट ऐप मतलब यही है, मस्ट हैव का मतलब होना ही होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब एक होता है कि 100 में से हम 99% श्योर हैं, ये है कि 100 में से 100% ये होना ही चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। फ़ोन एकदम डब्बा है, कुछ नहीं है फ़ोन। तो ये सबसे पहले कह दिया गया कि ये बात तो एकदम क्लियर है कि चाहे स्मार्टफोन्स हो चाहे एंड्रॉयड टीवी हो, जो गूगल प्ले है वो एक मस्ट हैव ऐप है, उसके बगैर टीवी किसी काम का नहीं। मैंने बताया ना, स्मार्ट टीवी और किस काम के हैं, किस काम के हैं स्मार्ट टीवी, वो यही है ना कि आप जब चाहें जो चाहे देख सकते हैं, तमाम तरीके के फीचर्स हैं उसके अंदर। गूगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कई लोग स्मार्ट टीवी में सिर्फ यूट्यूब ही देखते हैं, वो एक अलग बात है, बट तमाम तरीके की एप्लीकेशंस भी यहाँ पे जो होती हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सही तो जो भी आप मान लीजिए आप नहीं भी जाते, आप कहते हैं कि सर मैं तो आज तक मेरे पास टीवी है, मैं सच बताऊं तो मेरे पास खुद है, बट मैं भी आज तक कभी गूगल प्ले पे नहीं गया कुछ डाउनलोड करने, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। बट बहुत बार बहुत सारे लोग, जैसे कोई ऐप डाउनलोड करना है कुछ है तो जाना पड़ेगा आपको, कोई ऐप में अपडेट आई है तो अपडेट भी गूगल प्ले से ही होगी। अब जैसे आप टीवी चला रहे हैं तो उसमें जियो चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स कहाँ से डाउनलोड किया आपने, गूगल प्ले से ही तो किया होगा, कहाँ से किया। तो ऐसे ही बहुत सारे तमाम ऐप्स हो सकते हैं जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो वो कहते हैं वो मस्ट हैव ऐप है। फर्दर इट अपीयर्स दैट एंड्रॉयड टीवी बेस्ड स्मार्ट टीवी कम्स विद प्री इंस्टॉल प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड। As already stated, Google occupies significant position, या most significant position in the relevant market for licensing TV OS। OS मतलब operating system। Therefore, based on the aforesaid observation, prima facie, it appears that Google has a dominant position in the relevant market for licensing smart TV system in India and market for App Store for Android smart TV operating in India। तो कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बात सामने रखी गई है उससे तो क्लियरली यही समझ में आता है कि गूगल जो है वो डोमिनेंस तो है उसकी, अब वो अब्यूज कर रहा है इस डोमिनेंस का, नहीं कर रहा है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा है गूगल हैज डोमिनेंट पोजीशन, ये अभी नहीं लिखा कि अब्यूज है ये डोमिनेंस का, क्योंकि उसके बगैर कोई टीवी चल नहीं सकता, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता 100% कैपेसिटी पे अपनी, तो उसकी ज़रूरत तो है ही है। मतलब गूगल प्ले स्टोर को हम हटा देंगे तो जो हमारा स्मार्ट टीवी है वो शायद 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय गूगल, अब गूगल की भी बात सुनिए। It is noted that Google enters into 2 agreement with Android TV licensee, यानी जिन कंपनीज टीवी जो एंड्रॉयड टीवी बनाती है ना, सोनी है, LG है, MI है, और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो भी बनाती हैं, तो गूगल उनके साथ अग्रीमेंट में एंटर करता है, 2 अग्रीमेंट एंटर करता है। एक है टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट टाडा, और एक है एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट, जो ऊपर भी आप पढ़ रहे थे, जो फ्रेगमेंटेशन अग्रीमेंट था। तो गूगल का ये कहना है कि हम 2 तरीके के अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, which in conjunction essentially entail the following restrictions। In order to be able to pre-install Google proprietary app, device manufacturer have to commit to comply with ACC for all device based on Android manufactured, distributed, sold by them। In order to be able to pre-install any proprietary app, example Play Store, proprietary मतलब जिस ऐप की ओनरशिप गूगल के पास है, जिसकी proprietary मतलब ओनरशिप राइट गूगल के पास है, डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैव टू प्री इंस्टॉल द एंटायर, देखो क्या लिखा है, एंटायर सूट ऑफ गूगल एप्स। तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन जो गूगल की तरफ से दी गई है, मतलब गूगल ने अपना जो सबमिशन दिया, वो कहते हैं 2 तरीके के हम एग्रीमेंट्स करते हैं, कुछ अलग उन्होंने तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता गूगल ने कुछ अलग बताया, वही बात बता रहे हैं वो जो क्षितिज ऊपर बता रहे हैं, बस एक उनको कुछ कहना है तो वो कह रहे हैं। तो गूगल कहता है हम 2 तरीके के एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, एक है टाटा विच इज टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, और एक है एंड्रॉयड कैपेबिलिटी कमिटमेंट अग्रीमेंट। इन दोनों के हिसाब से वही कहते हैं कि बस हम यही रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि अगर आपने गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए
जैसे कि प्ले स्टोर है, कुछ भी है, तो आप दूसरों का इंस्टॉल नहीं कर सकते। और अगर आपने हमारा प्ले स्टोर लिया है तो उसके साथ बाकी प्रोडक्ट्स भी जो आपको गूगल की तरफ से मिलते हैं वो सारे ही आपको लिस्ट कराने पड़ेंगे, वो भी आप किसी और का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब रादर देन गूगल यहाँ पे डायरेक्टली क्षितिज की बात को अग्री करता है कि हम ऐसा ही कर रहे हैं, वो कहते हैं अपना सबमिशन में कि हम ये कर रहे हैं, कर वो यही रहे हैं जो क्षितिज ऊपर, क्षितिज ने क्या बताया, यही बात तो बताई सारी की सारी, बट गूगल ने उनकी बात में हामी नहीं मिलाई, ये नहीं कहा कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फिर तो चार्जेस डायरेक्टली प्रूव हो जाते। तो उन्होंने अपना सबमिशन दिया और उन्होंने कहा हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, जो ऊपर क्षितिज बता चुके हैं वही गूगल यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ऐसा करते हैं। और उसके बाद लिखा है इट अपीयर्स दैट द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय एसीसी रिस्ट्रिक्ट ओईएम फ्रॉम डीलिंग इन द एंड्रॉइड फोक्स as OEM committed that all device based on Android that company manufactures, distribute or market will be Android compatible device. All Android based पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा। और क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है जैसे 3 लाइनें पढ़ दी आप लाइन बाय लाइन नहीं, क्योंकि आदत हो चुकी है ना, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें आदत है कि सर हर लाइन का मतलब बताएंगे ही बताएंगे, समझाएंगे ही समझाएंगे। बट ये भी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर लाइन के अंदर कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो समझाई जाए। बहुत बार एक ऐसी लाइन है, मैंने पहले भी कहा, जिसके ऊपर शायद आधा घंटा बात करें तो भी कम है, बट बहुत बार वो ऐसी लाइन है जिसका अपने आप में स्टैंड अलोन कोई मतलब ही नहीं है जब तक वो 3-4 लाइनें ना पढ़ ली जाएं। तो जो आपको बता रहा हूँ मान के चलिए बेस्ट ही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऑल एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर that company develops, distribute or market will be designed to run on Android compatible devices. Company may not distribute or market SDK based on Android to third parties or participate in development of the SDK. SDK मतलब एक अलग तरीका, टर्मिनोलॉजीज की अलग हो सकती है, बट SDK का मतलब ये है कि अलग तरीके के ऐप्स, अलग तरीके की ओनरशिप जो गूगल से सिमिलर है। तो बेसिकली कंपनीज जो हैं, गूगल ने रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा रखी हैं जो आपने ऊपर पढ़ा प्रीवियस पेज पे। उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्शंस एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनीज पे लगी हुई है कि जो भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर करेगा उसको एंड्रॉयड के हिसाब से कंपैटिबल जो डिवाइसेस हैं जिस पे एंड्रॉयड चल रहा है, चाहे मोबाइल है चाहे टीवी है, उस पर सब पे गूगल प्ले इंस्टॉल डिफॉल्ट होगा ही होगा। ये एक कंडीशन है, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का बनाया हुआ। आपने सुना होगा बीच में एक बहस चल रही थी कि एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा अच्छे हैं, विंडोज़ के फ़ोन ज़्यादा अच्छे हैं, याद है? तो एंड्रॉयड जो है वो बनाया हुआ गूगल का सिस्टम बेस्ड है, तो जितनी भी एंड्रॉयड चीज़ें होंगी उस पर सबसे पहला गूगल का डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो उसी का बनाया हुआ सिस्टम है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, मार्केट्स हैं, ये सेकंड पॉइंट में जो लिखा है ऑल एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट कंपनी डेवलप्स, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट विल बी डिजाइन टू रन ऑन एंड्रॉयड कंपैटिबल डिवाइसेस। तो अगर मान लीजिए सोनी के टीवी में, स्मार्ट टीवी में आपने गूगल प्ले जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, अब अगर कल सोनी अपना कोई ऐप बनाता है तो कहते हैं वो ऐसा ही ऐप बनाएंगे जो सोनी के टीवी पे चल सके, जो सोनी के टीवी पे चल सके, एंड्रॉयड सिस्टम का पार्ट हो, बट अपने लिए ही बनाएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं बना सकता सोनी जो प्ले स्टोर की तरीके से काम करे जहाँ पे दूसरे लोग अपना ऐप लिस्ट कर सकें। ये परमिशन गूगल ने किसी को नहीं दी है। अपनी कंपनी जो भी इन टीवीज को बना रही है, अगर वो चाहें तो अपने ऐप्स बना सकती हैं, जो वो बनाती भी हैं। अगर आप एमआई का देखेंगे, सोनी का देखेंगे, एलजी का देखेंगे, इनके अपने ऐप्स भी होते हैं बहुत सारे, तो वो कर सकती हैं। बट वो इस तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती जहाँ पे प्ले स्टोर जैसी सर्विस हो, जहाँ पे दूसरे लोग अपने ऐप्स को लिस्ट कराएं या कुछ ऐसा, वो यहाँ पे वो नहीं कर सकते। अपना इंटरनल यूज़ के लिए कंपनीज जो है एप्लीकेशंस बना सकती हैं। उसके बाद कहते हैं गूगल इन इट्स सबमिशन हैज asserted that the licensing of Android operating system is not on conditional upon signing of either two agreements, TADA and ACC. ऊपर पढ़ चुके हैं इसकी फुल फॉर्म, एज बोथ आर ऑप्शनल। इन दिस रिगार्ड कमिशन इज ऑफ द प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट गूगल ऐप स्टोर, दैट इज प्ले स्टोर, इज प्राइमा फेसी एंड नोटेड एज अ मस्ट हैव ऐप, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ which the marketability of the Android device may get restricted. Since license to pre-install Play Store is dependent upon execution of TADA और ACC, जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी है ऊपर, between Google and OEM, therefore these agreement de facto becomes compulsory. दो बातें यहाँ पे कही गई हैं। गूगल अपना फाइनल सबमिशन देता है, कहता है कि जितनी बात हमने कही है उसके बेसिस पे गूगल बोलता है कि देखिए जो दो अग्रीमेंट है ना हमारे, टाडा और एसीसी, इनको साइन करना ज़रूरी नहीं है। आप नहीं भी साइन करेंगे तो भी आप प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा और आप उससे अपना टीवी वगैरह बेच सकते हैं। पर जो कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड लाइन में लिखा था कमीशन इज ऑफ द प्राइमा फेसी। तो कमीशन कहता है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि जब तक जो गूगल कह रहा है कि जब तक आप टाडा और एसीसी साइन नहीं करते तब तक भी चलेगा, मतलब टाडा और एसीसी साइन करना गूगल बोलता है कंपलसरी नहीं है, जबकि कमीशन कहता है कि गूगल झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब तक कोई भी कंपनी टाडा और एसीसी साइन नहीं करती है तब तक उसको प्ले स्टोर यूज़ करने का राइट मिलता ही नहीं, और जब तक प्ले स्टोर यूज़ करने का राइट नहीं मिलेगा वो जो एंड्रॉयड टीवी है वो किसी काम का ही नहीं है। तो गूगल का ये कहना है कि टाडा और एसीसी साइन करना ऑप्शनल है, कमीशन बोलता है ये बात गलत है, क्योंकि जब तक कंपनी टाटा और एसीसी साइन नहीं करती, एग्रीमेंट साइन नहीं करती, कंपनी मतलब सोनी, एमआई, एलजी, ये सब कंपनीज, तब तक उन्हें प्ले स्टोर यूज़ करने का राइट ही नहीं मिलता।
तो ये दो बातें अलग अलग कैसे चल सकती हैं कि या तो भाई आप कहो कि अग्रीमेंट करना मैंडेटरी है, गूगल कहता है ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब करो या मत करो, नहीं करोगे तो प्ले स्टोर आपको मिलेगा नहीं, प्ले स्टोर मिलेगा नहीं तो एंड्रॉइड टीवी चलेगा ही नहीं। फिर तो मतलब वो तो फिर बात वही होगी ना कि आप फिर कहीं नहीं रहे, फिर टीवी बना के बेचेंगे आप कैसे जब वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा सारे के सारे। तो इसी चीज़ को लेके बात कही गई है। तो वो ये कहते हैं कि इससे यही साबित होता है कि भाई ये करना ज़रूरी है, यानी ये जो अग्रीमेंट्स गूगल के साथ हैं करने ज़रूरी हैं। कितना लंबा केस है और आप देखो कि एक ही बात को कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। बट फिर भी मैंने जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चों का भी मैसेज आ रहा है कि सर अमेंडमेंट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे, टीचर्स मना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कह रहे खुद कर लो। तो आप देखिए मैं अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, जितना करा सकता हूँ। सिर्फ ये एक सब्जेक्ट है, 9 के 9 सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स कराने का वादा कर चुका हूँ और इसके बाद बता भी दिया, टेंटेटिव शेड्यूल शेयर कर दिया है कि इसके बाद ग्रुप 2 का है, ग्रुप 1 का है, फिर ग्रुप 3 का है, सब कराने वाला हूँ मैं। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करें तो शांतनु तान्या एकेडमी का जो ऐप है, मोबाइल ऐप शांतनु तान्या क्लासेस, वो सजेस्ट करें। बिकॉज यहाँ पे सारी टेंशन आपकी है ही नहीं, अब अमेंडमेंट्स आते हैं नहीं आते तो सब कुछ मेरा है, मैं कराऊंगा, मैं एक्सेप्ट आज ही करता हूँ। अब कई बच्चे कहते हैं कि अरे सर ये लाइन छूट गई, ये लाइन भी बता, बच्चों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना फिर कि जो आप कराने लगते हो। बट ठीक है, अपने से जो होगा डेफिनेटली हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In this backdrop, the Commission has the prima facie opinion that by making pre-installation of Google proprietary apps conditional upon signing ACC for all Android device and manufacturing distributed market by device manufacturer, Google has reduced the ability and incentive of device manufacturer to develop and sell device operating on alternative version of the Android, जिसका नाम है Android Fox। तो कहते हैं सारी बात सुनने समझने के बाद अब कमीशन को यही लगता है कि जो गूगल ने कंडीशंस बनाई हुई हैं, चाहे वो उसको टाडा अग्रीमेंट दे, ACC अग्रीमेंट दे, जो भी टेक्निकल नाम है, कमीशन कहता है इससे यही साबित होता है कि गूगल ने एक प्री कंडीशन बनाई है कि अगर आप एंड्रॉयड टीवी बेच रहे हैं तो आप उसको बेटर करने के लिए, उसको चलाने के लिए प्ले स्टोर के बगैर चलेगा ही नहीं। तो प्ले स्टोर तो चाहिए ही चाहिए और प्ले स्टोर का राइट गूगल के पास है। तो भले गूगल कुछ भी कहे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट सच्चाई ये है कि इस प्ले स्टोर के बगैर एंड्रॉयड टीवी किसी काम का नहीं। आपने देखा ऊपर कहा भी है कि प्ले स्टोर इज़ लाइक मस्ट हैव ऐप। और जो ये सब गूगल कर रहा है ये बेसिकली रिजल्ट इस बात का ये है कि गूगल दूसरे प्लेयर्स हैं, जो न्यू एंट्रेंट हैं, उनकी एंट्री मार्केट में रोक रहा है। क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी लगा दे रहा है टीवी मैन्युफैक्चरर्स के सामने कि भाई वो टीवी बना के बेचें या वो ये केस लड़ें, उनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो गूगल के खिलाफ केस लड़ने लगते हैं तो वो केस ही लड़ते रह जाएंगे, बेच नहीं पाएंगे सामान, बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो टीवी मैन्युफैक्चरर्स के सामने कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, इसलिए वो जो चल रहा है उसी को चला रहे हैं। और जो दूसरे नए लोग हैं उनको गूगल मार्केट में आने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है अपनी इस एग्रीमेंट की बातों में फंसा के। एंड देयर बाय, देखो लिखा है, देयर बाय लिमिटेड टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस टू हार्म ऑफ कंज्यूमर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। फर्दर ACC prevents OEM समझ गया ना, जो आपके अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, from manufacturing, distributing, selling any device which operate on competing forked Android operating platform. Therefore, given the dominance of the Google in the relevant market and pronounced network effect by virtue of the restrictions, developers of forked या such forked operating मतलब जो secondary है, जैसे Google Play है, ऐसे Android का सिर्फ गूगल ही नहीं बना सकता, और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो एंड्रॉयड पे काम करते हैं और अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। बट जैसा हम कह रहे हैं कि गूगल ने उन सबको रोक दिया, उनका कुछ भी किसी टीवी पे लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप प्ले स्टोर रखेंगे या वो रखेंगे। तो कहते हैं गूगल जो ये कंडीशंस लगा रहा है, इससे बाकी जो एंड्रॉयड इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो डेफिनेटली डिनाई हो रहे हैं, उनको मार्केट में एक्सेस नहीं मिल रहा है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन इन कॉम्पिटिशन है। देखो लिखा है ना, सच फोक्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म are denied market access resulting in violation of section 4। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको सारा। आइए और देखते हैं। इन रिलेटेड कई बच्चे कह रहे हैं सर कब खत्म होगा ये, बस होने ही वाला है, टेंशन मत लो। इन रिलेशन टू ACC, Google has inter alia conducted that by requiring minimum level of baseline compatibility, ACC facilitated competition between Android TV and longer established player in the connected TV sector for the benefit of the Indian consumer। अब गूगल को भी अपना पॉइंट तो रखना ही है, तो इतनी जल्दी हार कैसे मान जाए, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो गूगल कहता है, जो भी बात कमीशन यहाँ बोल रहा है, कहता है ऐसा नहीं है, जो हमारा अग्रीमेंट है, गूगल बोलता है कि जो हमारा अग्रीमेंट है ना, जो ACC अग्रीमेंट है, वो तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो एंड्रॉयड टीवी हैं और जो यूज़र्स हैं, इंडियन कंज्यूमर्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, उन्हें ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिले, ज़्यादा फीचर्स मिले, ज़्यादा ऑप्शंस मिले, वाइड वैरायटी मिले, ये गूगल का कहना है। फर्दर ACC compatibility requirement makes, देखो, content provider more willingly to certify their content for the use of Android TV
since they can be assured that their content will work on the intended across all certified Android TV devices. The commission is of the view that such plea of Google can be appropriately examined during investigation stage based on the examination of device manufacturer and application developers. तो गूगल ये कहता है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारे अग्रीमेंट्स हैं, इसमें हमारा तो क्या ही फ़ायदा है, बट जो टीवी बना रहे हैं और जो टीवी देख रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स, फ़ायदा उनका है. जैसे कि मैंने कहा, उनको बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऐप्स देखने को मिलते हैं, प्लस गूगल पे एक ट्रस्टेड ऐप स्टोर है, तो जहाँ पे ट्रस्टेड ही ऐप्स जो हैं वो लिस्टेड होते हैं, तो ये भी एक उन्हें ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा मिलती है, कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिलता है. तो इस चीज़ का तो कंटेंट जो अच्छा है, ज़्यादा है, सर्टिफाइड है, बेहतर कंटेंट है, कुछ भी गलत नहीं है. तो गूगल बोलता है ये तो कंज्यूमर्स के लिए बल्कि अच्छी बात है कि वो अच्छा और रिलायबल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और को आप अलाउ करेंगे तो पता नहीं वो कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कैसे ऐप्स बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, जो कि सभी के लिए अच्छा है. तो इसको लेके, इसको सुन के कमीशन ये कहता है कि ठीक है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि आप देखिए इस केस के अंदर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी गई है, ना क्षितिज जीते हैं ना गूगल जीता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है. तो गूगल के इस जवाब में कमीशन यही कहता है कि ठीक है भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन जब डिटेल्स में जाएगी तो पता चल जाएगा कि कितना किसको फ़ायदा हो रहा है, क्या है क्या नहीं, वो आने वाले समय में पता चलेगा. इन relation to mandatory pre-installation of all the app of the Google application under TADA, it is observed that device manufacturer who sign the agreement cannot pick and choose from among the Google application for pre-installation. In a sense, this entails compulsory tying of must-have Google apps such as Play Store. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने गूगल के साथ अग्रीमेंट साइन किया तो आप सिर्फ प्ले स्टोर के लिए साइन नहीं कर रहे हैं, गूगल का जितने भी सर्विसेज हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल शीट है, गूगल के जो भी ऐप्स हैं, गूगल क्रोम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा. मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब आपको हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं है. टीवी मैन्युफैक्चरर्स के पास हाँ या ना का ऑप्शन नहीं है, और कंज्यूमर की तो बात ही छोड़ दो. जब टीवी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी कुछ नहीं कर पा रही तो कंज्यूमर तो क्या ही करेगा. बट यहाँ पे देखो, आवाज़ कंज्यूमर ने उठाई है. तो ये है कि जो बताया जा रहा है कि अग्रीमेंट साइन करने के बाद सिर्फ प्ले स्टोर लेना मैंडेटरी नहीं है. प्ले स्टोर तो आप लेंगे ही, उसके साथ गूगल आपको 10 अपने प्रोडक्ट्स और देगा जो कि लेने ज़रूरी हैं प्ले स्टोर के साथ. आप ऐसा नहीं कर सकते कि गूगल मुझे प्ले स्टोर दे दे और बाकी सर्विस नहीं लूँगा. गूगल का अगर आप प्ले स्टोर ले रहे हैं तो बाकी गूगल के प्रोडक्ट्स भी आपको अपने टीवी पे इंस्टॉल करके ही देने होंगे, और वो ऐसे इस तरीके से होते हैं कि आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते. इस तरीके से रहता है. विच डिवाइस मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू हैव ऑन देयर डिवाइसेज with other apps which are creditable alternatives may be available. The commission is of the prima facie opinion that mandatory pre-installation of all Google application under TADA amounts to imposition of unfair condition on the smart TV device and thereby in contravention of section 4. It also amounts to prima facie leveraging on Google dominance in the Play Store to protect the relevant market. तो सारी बात सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो जब होगी तब होगी, बट प्राइमा फेसी कमीशन ये कहता है कि सुनने पे तो यही लगता है कि गूगल अपनी फ़ायदा जो पोजीशन है उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, अनफेयर कंडीशंस लगा रहा है कि एक चीज़ खरीदोगे तो 10 और साथ में आपको मिलेंगी और ज़बरदस्ती आपको लेनी ही पड़ेगी. और ये गूगल तभी कर पा रहा है क्योंकि वो इस मार्केट में डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली वो अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बस यही कहा गया कि जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको अब ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन वो करें और सबमिट करें रिपोर्ट 60 दिन के अंदर, जिस दिन भी ये केस आया है, डिसीजन आया है. और जब डेफिनेटली आगे नहीं दे रखा है इसमें, बट जब डेफिनेटली इस रिपोर्ट का सबमिशन आएगा तो फिर आगे और पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है. तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर कर दी गई है और अभी तो यहाँ पे यही अपडेट है. हो सकता है नेक्स्ट अमेंडमेंट जब आए तो और कुछ इस केस से रिलेटेड बातें यहाँ पे जुड़ जाएँ. तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई. आई नो आप कहेंगे सर लंबा, बहुत लंबा केस था ये, बट अब क्या करें, अब जो है वो कंप्लीट तो करना ही करना है. तो वही है कि भाई मेरी आदत है लाइन बाय लाइन पढ़ाने की, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया. समझ में आया? तो ये यहाँ पे लिखा गया है. चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे. आप देख ही रहे हैं कि एक नया केस स्टार्ट होने के लिए तैयार है और ये भी ऑब्वियसली कंपटीशन से रिलेटेड है. तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. उम्मीद करता हूँ आज की बात जो हमने करी है वो आपको समझ में आई होगी. अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. Till then, take care of yourself. Do whatever you want to for CS Executive, CS Professional, widest ICSI module coverage, all subjects amendment. Shantu and Tanya Academy. Thank you so much.